कैपिटल प्रीफेक्चर में काम का प्रेशर बहुत हैवी था। लिनियान और उसके कोलीग्स आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी आता है। ये आदमी प्रिंसेस का मैसेंजर था। वो एक इनविटेशन लेकर वहाँ पर आया था। ये इनविटेशन लिनियान के लिए था कि वो फेस्टिवल प्रिंसेस के मैनर में सेलिब्रेट करे, लेकिन लिनियान ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, ये एक्सक्यूज देते हुए कि वो सिटी मार्केट्स को रीऑर्गेनाइज करने के प्रेसिंग टास्क में बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बाद में पर्सनली जाकर प्रिंसेस से खुद अपोलोजाइज कर लेगा। खाना खाते हुए चेंगुन नोटिस करता है कि ये तीसरी बार था जब प्रिंसेस ने लिनियान को इनवाइट किया। वो प्लेफुली उसके रोमांटिक प्रेफरेंसेस के बारे में पूछने लगता है, कहने लगता है कि भाई तुम बहुत हैंडसम हो। इसी बीच फेंगशी वहाँ पर आती है फ्रेशली मेड मून केक्स लेकर, सब ऑफिशियल्स के लिए और लिनियान के लिए। हर मून केक के अंदर एक फॉर्चून स्लिप होती है और जो स्लिप लिनियान के पास आती है उसमें लिखा होता है विल श्योरली फाइंड अ फाइन वाइफ। लिनियान उस स्लिप को क्वाइटली अपनी स्लीव में स्लिप कर लेता है। स्मार्ट मूव। लेटर दैट इवनिंग जब सिटी के सारे स्टॉल्स फेस्टिवल के लिए बंद हो चुके थे, लिनियान कैपिटल प्रीफेक्चर में बैठे हुए पुराने केस फाइल में बिजी था। उन्हें अच्छी तरह से रिव्यू कर रहा था। उसे वाइस प्रीफेक्ट बने पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके फादर का रॉन्गफुल केस अभी भी अनसॉल्व था। ये बात लिनियान को डीप एंग्विश दे रही थी। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से रिव्यू किए, उसके बावजूद भी उसके फादर को गिल्ट ही प्रूफ किया जा रहा था। लिनियान ने लियू झांग को यूशुई मैनर वापस भेज दिया और डिसाइड किया कि वो अकेले ही आज रिसर्च को कंटिन्यू करेगा। रिसर्च करते करते रात ज्यादा हो गई थी। लिनियान को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के मिड ऑटम फेस्टिवल याद आने लगे, जब वो अपनी फैमिली के साथ होता था और अच्छी तरह से उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता था। उसके पेरेंट्स की याद उसके दिल को हैवी कर रही थी। दूसरी तरफ लियू छेंग ने शेन फैमिली को बता दिया कि लिनियान डिनर के लिए घर नहीं आ रहा, तो शेन फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे अकेला काम करने नहीं देंगे। सीन शिफ्ट होता है और पूरी फैमिली ऑफिस चली जाती है, बहुत ही डिलीशियस मील लेकर, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो उसकी फेस्टिव गैदरिंग को ज्वाइन कर ले। लिटरली दिल जीतने वाली फैमिली। ये जॉयफुल सीन लिनियान के ऑलरेडी विशफुल थॉट्स को और ज्यादा इंटेंस कर देता है। शाओगोंग ने नोटिस किया कि लिनियान का मूड आज काफी लो है। वो जेंटली पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लियू झांग फौरन इंटरप्ट करता है और टॉपिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिनर के दौरान जियांशी सडनली रिफ्लेक्टिव हो जाता है और अपने पुराने टाइम को डिस्कस करने लगता है कि जब वो काफी गरीब होते थे। वो फेंगशी की तारीफ करने लगता है कि उसने बहुत कम इनकम में भी हाउस होल्ड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। उसने प्राउडली बोला कि फेंगशी से शादी करना उसकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। बट फेंगशी इरिटेट हो जाती है। उसको लगता है कि वो उसकी एफर्ट्स को सिर्फ एक फ्रुगैलिटी यानी कम पैसे में चलाने तक ही लिमिट कर रहा है, इक्वली पार्टनर की तरह अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो जियांशी को अक्यूज करती है कि अब जब थोड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आ गई है तो वो एरोगेंट और बूस्टफुल बन गया है। फेंगशी ये भी पॉइंट आउट करती है कि एलोबरेट हेड पीस और रोब्स जो वो पहनी हुई है वो उसकी ओन अर्निंग्स आए हैं, जो उसकी डॉटर की कलिनरी इनोवेशंस की वजह से अर्न हुए हैं, नॉट हिज। आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हो जाता है। जियांशी ने डिफेंसिवली इम्प्लाई किया कि फेंगशी जेलस हो रही है। आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है। इतना हीटेड हो गया था कि फेंगशी गुस्से में ये कह देती है कि उसे डाइवोर्स चाहिए। लिनियान ने उन दोनों को काम कराने की कोशिश की, लेकिन जियांशी एरोगेंटली ये कहता है कि वो बेस्ट शेफ इन योंगान है और स्ट्रॉम आउट हो जाता है। फेंगशी ने ऑर्डर किया कि वो अब डिनर पर ही सोए। शाओगोंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है लिनियान के सामने और अपोलोजाइज करती है, मगर लिनियान कामली एक्सप्लेन करता है कि उसके पेरेंट्स की फाइट को वो कभी जो की तरह ट्रीट नहीं करेगा। वो बताता है कि शेन फैमिली ने उसको अपना समझा है, स्पेशली जब उसकी कंसील आइडेंटिटी का पता चला। उस वक्त भी कोई रिस्क लेने में हेजिटेशन नहीं दिखाई। उन्होंने कभी भी लिनियान की वल्नरेबिलिटी का बेनिफिट नहीं उठाया, बल्कि हमेशा केयर और कंफर्ट ही दिया है। लिनियान ये पूछता है कि जब उन लोगों ने हमेशा सिंसियरिटी दिखाई तो फिर वो ऐसा क्यों सोच रही है कि उसके फैमिली आर्ग्यूमेंट्स का वो मजाक बनाएगा। इस ट्रस्ट के मोमेंट में शाओगोंग पूछती है कि क्या वो लिनियान को अपना ट्री होल बना सकती है, एक ऐसा इंसान जिसके सामने इंसान अपने डीप सीक्रेट्स शेयर कर देता है विदाउट एनी हेजिटेशन। उसे एक्सप्लेन करती है कि अगर वो बीच में एक स्क्रीन लगा दे तो लिनियान वाइस परफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ट्रस्टेड लिसनर बन जाएगा, बिल्कुल एक क्लोज फ्रेंड की तरह। लिनियान तो पहले कंफ्यूज था इन हार्ड टर्म्स को सुनकर जो उसने पहली दफा सुनी थी, जिससे वो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अंडरस्टैंड करता है और अग्री कर ही लेता है। तब शाओगोंग ने कन्फेस किया कि योंगान मूव करने से पहले उसके फादर पॉवर्टी होने के बाद भी एक काइंड इंसान थे, लेकिन रीसेंट कलिनरी सक्सेस से वो चेंज हो गए हैं और इसी वजह से उनकी मदर के साथ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कभी उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स के कोरल्स बहुत इम्प्रॉपर हैं, लेकिन फिर वो खुद को स्कोल्ड करती है कि ऐसे सेल्फिश थॉट्स आ ही क्यों रहे हैं उसके माइंड में। लिनियान एज अ ट्रू कॉन्फिडेंट जेंटली बताता है कि थॉट्स इंसान को डिफाइन नहीं करते हैं। शाओगोंग रियलाइज करती है कि जैसे उसके दिल में कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, वैसे ही उनके पेरेंट्स भी कभी कभी उसे बर्डन फील कर सकते हैं, लेकिन वो कंक्लूड करती है कि ये नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स हमेशा सेकेंडरी ही रहेंगे। उनका फैमिली बॉन्ड ही ट्रूली मैटर करता है। कन्वर्सेशन हार्टफुल होने लगती है। उसके बाद वो ऑफर करती है कि
वो भी लिनियान की ट्री होल बन सकती है। अब लिनियान की बारी आती है। शाओगोंग की एम्पैथी से डीपली टच होकर अपना रिग्रेट और सेल्फ कंडेमिनेशन रिवील कर देता है। वो बताता है कि उसके फादर एक फॉर्मर प्रीफेक्ट थे जिनको अनजस्टली फ्रेम किया था, उसकी मदर को भी फोर्सली अक्यूज किया। फिर वो लेमेंट करता है कि उसे फोर्स आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ी वाइस प्रीफेक्ट बनने के लिए, लेकिन वाइस प्रीफेक्ट बनने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के नाम को अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। इमोशनल होकर वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्या उसे खुशी ढूंढने या जिंदगी में एग्जिस्ट करने का राइट भी है। सीन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसके आंसू देखकर शाओगोंग स्क्रीन के पीछे से निकलकर उसको इम्ब्रेस करने आती है, मोटिवेशन देने आती है। वो अश्योर करती है कि उसे खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। शाओगोंग कहती है कि अगर लिनियान के पेरेंट्स आज जिंदा होते तो वो यही चाहते कि वो हर फेस्टिवल को हैप्पीली एंजॉय करे। वो कहती है कि खुशी एंजॉय करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, बस लिव फ्रीली। सच अ गुड फ्रेंड। उसके बाद शाओगोंग उसको मिक्स नट की मून केक देती है। लिनियान को ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही डिलीशियस लगता है। फिर वो दोनों उसी मिक्स नट मून केक के कंट्रोवर्शियल नेचर पर डिबेट करने लगते हैं। शाओगोंग बताती है कि फ्यूचर विलेज में लोग लिटरल फ्रेंडशिप को ब्रेक कर देते हैं इसी मून केक की वजह से, बिल्कुल योंगॉन स्कॉलर जैसे वो पिलो पर डिबेट करते हैं। अब वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। लिनियान उसकी तरफ लीन करता है और वो दोनों एक किस शेयर करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर। शाओगोंग फौरन फ्लाइट एंड फाइट मोड में उठती है और उसे वो किस याद आ जाती है। वो मोर्टिफाइड फील कर रही थी। उसे लगता है कि उसने लिनियान के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट अनफॉरगिवेबल मिस्टेक कर दी है। वो फौरन से लिनियान के रूम भागती है, लिटरल जमीन पर गिर गिर कर अपोलोजाइज करती है, बोविंग करती है कि वो कभी अल्कोहल नहीं पिएगी। वो इतनी ज्यादा एम्बेरस थी कि लिनियान को फेस नहीं कर पा रही, लेकिन लिनियान मास्टर ऑफ काम फेस ये प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ याद नहीं है। शाओगोंग रिलीव्ड होकर फौरन से एक रीजन बना देती है कि उसको गिल्ट इसलिए था कि उसने लिनियान को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने दिया, जिस वजह से उसके ऑफिशियल्स ड्यूटीज इफेक्ट हो सकते थे। वो ऑफर करती है कि सोबरिंग सूप बना देगी, लेकिन जैसे ही वो सूप बनाने जाने लगती है उसे हैंगओवर होने लगता है और लिनियान ये नोटिस कर लेता है कि उसे फीवर है, लेकिन फिर बोलती है कि ये उसकी रिट्रीब्यूशन है। वो अभी भी इंसिस्ट कर रही थी कि वो सूप बनाएगी, मगर बाहर वो उसे नीचे उतार कर जेंटली ये कहता है कि बाउंड्रीज जरूरी है। वो कंफ्यूज होती है और याद दिलाती है कि वो कल कर्फ्यू इवेट करने के लिए डिनर में साथ थे। लिनियान फिर पोलाइटली ये कहता है कि कुछ मैटर्स में डिस्क्रिशन होनी चाहिए और फिर वो उसे रेस्ट करने का कहकर वहां से चला जाता है। शाओगोंग ये सुनकर एम्बेरस हो जाती है। सून जियांशी और फेंगशी उसके बेड साइड पर आ जाते हैं। दोनों फौरन आर्ग्यू करना शुरू करते हैं। जियांशी कहता है कि उसे कवर करो ताकि स्वेटिंग हो और फीवर पूरा निकल जाए, लेकिन फेंगशी ये कहती है कि ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक और गवारों वाली बात है। अब बारी आती है यांग यांग की। वो स्पेकुलेट करती है कि ये फीवर 3 बॉक्सेस मिक्स नट मून केक्स ओवर ईटिंग की वजह से हुआ है। फिर चाओजी सुनने के बाद ब्लंटली कहता है कि शी डिजर्व इट, और दूसरी तरफ शाओगोंग साइलेंटली अग्री भी कर लेती है, लेकिन रीजन दिल ही दिल में रखती है। जब बेटर मेडिसिन आती है तो वो रिफ्यूज करने लगती है। बार बार उसको मेडिसिन देने का ट्राई करने के बाद उसके पेरेंट्स तो फेल हो जाते हैं। जियांशी सजेस्ट करता है कि अब लिनियान ही उसे मेडिसिन देगा, क्योंकि वो लिनियान की बात जरूर मानेगी। लिनियान मेडिसिन बॉल लेकर उसके पास आता है। उसके कुछ बोलने से पहले ही शाओगोंग बॉल को स्नैच करके एक ही गल्प में मेडिसिन पी लेती है और फिर पूरी तरह ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। अब वो फीवर उतर चुका है और शाओगोंग बिल्कुल ठीक हो गई है। दूसरी तरफ कोर्ट में, जहाँ पर सेंसोरेट ने वाइस प्रीफेक्ट लिनियान पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो लोगों को फेस्टिवल पर रात में सड़क पर म्यूजिक चलाने और स्टॉल्स लगाने की इजाजत दे रहा है, जो नाइट कर्फ्यू की वॉयलेशन है। लिनियान अपने डिफेंस में फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है और कहता है कि वो जिन्हों गार्ड से कंसल्ट करके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा था। अपने इस एक्शन के पीछे की लॉजिक बताता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल और इस जैसे बहुत से फेस्टिवल्स पर मार्केट ऑफिशियल्स जल्द ही अपने घर चले जाते हैं और कर्फ्यू शुरू होने का ड्रम बजता ही नहीं है। जब आम सिटीजन्स को पता ही नहीं चला कि कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है तो उनको ब्लेम करना तो अनफेयर है। लिनियान की आर्ग्यूमेंट ये थी कि इतने पीसफुल टाइम्स में भी कर्फ्यू वायलेट करने वाले आम लोग क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जूशन एली जैसी जगह पर लेट नाइट ईटरीज की वजह से मर्चेंट्स और उनके कस्टमर्स को रात में ट्रेवल करना पड़ता है और ऐसे ही गोस्ट मार्केट्स बन जाते हैं। उनको प्रोहिबिट करने से पब्लिक रिजेंटमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाए तो ये अच्छे लेवहुड के लिए बेनिफिशियल है और मार्केट टैक्स भी बूस्ट होगा। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के वाइस मिनिस्टर जैंग ने भी कंफर्म कर दी। एम्परर ने स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि एंसेस्ट्रल लॉज तो जरूरी हैं, लेकिन स्टेट चलाने का मतलब ये नहीं कि पुराने कस्टम्स को रिजिडली फॉलो किया जाए। सो एम्परर ये एग्रीड कर लेता है कि कर्फ्यू को स्लाइटली रिलैक्स कर दिया जाएगा। कोर्ट सेशन के बाद पी लिनियान को अप्रोच करता है। पहले तो वो काफी वरीड था, परेशान था, लेकिन जल्द ही
रियलाइज करता है कि लिनयान ने तो वो डिबेट जीत ली है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और तभी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के वाइस मिनिस्टर चाओ रोंग ने लिनयान को साइड में बुलाया। वो लिनयान को मून केक भेजने के लिए थैंक्स करते हैं और उन्हें अपने घर पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए इनवाइट कर देते हैं। चाओ रोंग अपने मेंशन पर लिनयान को एक कैलीग्राफी दिखाते हैं जिसमें ओहदे टू फ्रेंड्स से कोट किया गया है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि चाओ रोंग ने नोटिस किया कि लिनयान की हैंड राइटिंग जो मून केक के साथ थी उनके एक क्लोज फ्रेंड की हैंड राइटिंग से स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस रखती है। वो फ्रेंड था चुई रेंगजी फ्रॉम चिंगयांग। लिनयान अभी भी फील इग्नोरेंस करता है और चुई फैमिली के इनफेमस सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस का जिक्र करता है जो 17 इयर्स पहले हुआ था। चाओ रोंग ये सुनकर गुस्से से डिफेंड करता है, कहते हैं कि उनका फ्रेंड कभी भी करप्शन नहीं कर सकता। चाओ रोंग फिर इमोशनली बताता है कि चुई रेंगजी की ट्रेजिक डेथ प्रिजन में हो गई थी ग्रैंड कोर्ट ऑफ डिवीजन के रिव्यू से पहले ही, जो क्लियर इंडिकेशन था कि ये इनजस्टिस है। चाओ रोंग उस वक्त हेल्पलेस था, सिर्फ एक क्लर्क था। उनकी परसिस्टेंट पिटिशंस की वजह से उनका डिमोशन लिंगान में हो गया और उनकी फैमिली भी ब्रोकन हो गई। उन्होंने 7 इयर्स तक बिना रुके वर्क किया, वापस कैपिटल आए सिर्फ इसलिए ताकि वो चुई रेंगजी का नाम साफ कर सके। लिनयान उन पर प्रेशर डालता है और पूछता है कि क्या वो नए एविडेंस के लिए अपनी जान रिस्क करेंगे। चाओ रोंग इस पर पैशनेटली इम्पेरर से मिलने की तैयारी करते हैं। लिनयान को फाइनल कंफर्मेशन मिल जाती है कि चाओ रोंग सिंसियर है। तभी लिनयान चाओ रोंग को काम करता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि उसका नाम चुई शी है। ग्रीटिंग्स अंकल। चाओ ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो खुश है कि उसके डिसीज फ्रेंड का बेटा जिंदा है और खुश है। चाओ रोंग बड़े प्यार से चुई शी यानी कि लिनयान के सर्वाइवल के बारे में पूछता है। लिनयान बताता है कि उन्हें प्रिंस जाओ ने सेव किया था, उनके फादर को कॉन्फिडेंट मानते थे और उनसे रेगुलरली लेटर्स को एक्सचेंज करते थे। जब सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस हुआ, जाओ ने उन्हें ढूंढने के लिए लोग भेजे। कॉन्सिडेंटली प्रिंस जाओ के एल्डेस्ट बेटे ली शेंग की इलनेस से डेथ हो गई थी और लिनयान की रिजेम्बलेंस ली शेंग से थी। इसकी वजह से प्रिंस को कंफर्ट मिला और लिनयान को अडॉप्ट कर लिया। लिनयान को फ्रस्ट्रेशन है कि वो एविडेंस नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि कैपिटल में उनके फादर का मेंशन सील्ड है और डिमोलिश्ड हो गया है और चिंगयांग में भी उनका पुराना घर रेज हो चुका है। चाओ रोंग फिर लिनयान को एक न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं कि सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस हाईली सेंसिटिव था और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और 16 गार्ड्स इन्वॉल्व थे। ये केस स्टेट की फाउंडेशन को हिलाने वाला था, इसलिए इसे सिवियर तरीके से हैंडल किया गया। इनिशियल एविडेंस एक माइनर ऑफिशियल ने दिया जिसने ये कहा था कि लिनयान के फादर से ऑफिस बाय करने में फेल होने पर उस पर एम्बुश हुआ था। ये एविडेंस इतना डिटेल था कि इसे रिफ्यूट करना इम्पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से लिनयान के फादर को इमीडिएट इम्प्रिजनमेंट हो गई। उनकी सुसाइड को सबने एडमिशन ऑफ गिल्ट मान लिया और वो माइनर ऑफिशियल भी मिस्टीरियसली ड्राउन हो गया। इस केस को ओवरसी करने वाले 5th मास्टर शाओ, जो कि प्रिंसेस फूही के हस्बैंड हैं, वो भी हॉर्स से गिरकर कोमा में चले गए और उनका नाम केस फाइल से इरेज कर दिया गया। लेटर लिनयान को प्रिंस जाओ एक सीक्रेट लेटर देते हैं। प्रिंस उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रिंसेस फूही से मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की वैकेंट पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स पर इंफॉर्मेशन जमा करें। लिनयान को सस्पिशन होता है प्रिंस जाओ, जो खुद सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस के विटनेस थे, उन्होंने कभी भी 5th मास्टर शाओ का जिक्र ही नहीं किया। अब लिनयान ये डिसाइड कर लेता है कि वो प्रिंसेस की शेन सिबलिंग्स के लिए एप्रिसिएशन का एडवांटेज लेंगे और शाओगोंग से स्पेशल डिश तैयार करवा कर प्रिंसेस को मिलने जाएंगे। और ये सब कुछ इसलिए ताकि वो 5th मास्टर शाओ के बारे में इंक्वायरी कर सके। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगोंग पर। वो फीवर से पूरी रिकवर हो गई है। लिनयान से मजाक में पूछती है कि प्रिंसेस को मून केक पहले क्यों नहीं भेजा। वो ये आइडिया देती है कि प्रिंसेस के लिए वो सेवरी हैम मून केक बनाएगी क्योंकि प्रिंसेस को अनकन्वेंशनल और रेयर चीजें पसंद आती हैं। इस बात के लिए लिनयान अग्री करता है और उसको प्रेस करता है ये कहकर कि टैलेंट फॉर टर्निंग ब्लैक इनटू व्हाइट। मून केक बनाते वक्त शाओगोंग ए युआन को हैम की एलिब्रेट क्योरिंग प्रोसेस समझा रही थी। वो कहती है कि एज्ड हैम में सालों की फर्मेंटेशन के बाद मेलो अरोमा आता है, फ्रेश मीट की तरह नहीं। अब इन्हीं बातों में ए युआन लिनयान पर रीमार्क करती है। वो उसे सोफिस्टिकेटेड, स्टीडी और बहुत सी तारीफें करने लगती है। लिनयान जो पास में ही खड़ा था ये सुनकर सीक्रेटली स्माइल कर रहा था। ए युआन फिर शाओगोंग को टीज करती है कि क्या वो ब्रोकन एंगेजमेंट पर रिकंसिडर कर रही है, लेकिन लिनयान इस आइडिया को फौरन से डिसमिस करता है। कहता है कि शाओगोंग उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ए युआन नोटिस करती है अ हिंट ऑफ इरिटेशन उसकी टोन के अंदर। लिनयान फिर अपने अटेंडेंट लियू चैंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्रिंस जाओ को रिप्लाई में चाओ रोंग का जिक्र ना करे। लिनयान को अब प्रिंस जाओ पर शक हो रहा था। वो प्रिंस को अपना बेनिफैक्टर मानता है, लेकिन वो एक पावरफुल वेजल भी है और उनके इंटेंशंस और एक्शंस अब क्वेश्चनएबल लग रहे हैं।
केक्स को गिफ्ट बॉक्स में असेंबल कर रहे थे। लिनयान शाओगोंग से पूछता है कि क्या उसकी सीमिंगली हार्मोनियस फैमिली कभी एक दूसरे से बातें छिपाती है। शाओगोंग रेडीली कुछ एग्जांपल्स देती है। यांग यांग स्वीट्स छिपाती है, ग्रैंडफादर के पैसे छिपाती है, और शाओजी का सीक्रेटली एक्स वाइफ को डिवोर्स देना और उसकी न्यू वेल्दियर लवर के पास मूव करना। शाओगोंग लिनयान के माइंड में कुछ बड़ी बातें सेंस करती है और उन्हें अपना ट्री होल बनने का ऑफर कर देती है ताकि वो जजमेंट के बिना सुन सके। लिनयान कन्फेस करता है कि उनका एक ट्रस्टेड एल्डर है जो उससे बातें छिपा रहा है और वो भी उस एल्डर से काफी सीक्रेट्स रखते हैं। शाओगोंग उसे रियश्योर करती है कि वो एक काइंड इंसान है और दूसरों को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसके सीक्रेट्स रखने की कोई गुड रीजन होगा। वो लिनयान को अपनी पुरानी टीचिंग से याद दिलाती है, वी जज एक्शंस नॉट इंटेंशंस, और कहती है कि उसे खुद को जज करने की नीड ही नहीं है जब तक कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। लिनयान मून केक का गिफ्ट बॉक्स प्रिंसेस फूही को प्रेजेंट करता है। प्रिंसेस इनोवेटिव वुडन एंड लेदर बैग से डिलाइटेड होती है और शाओगोंग की क्लेवरनेस को प्रेस करती है क्योंकि वो मून केक्स प्रिंसेस को बहुत पसंद आते हैं। लिनयान मौका देखकर उसके हस्बैंड के बारे में इंक्वायर करने लगता है। प्रिंसेस बात करती है और कहती है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। वो बताती है कि उसके अनस्किलफुल हॉर्समैन हस्बैंड ने जबरदस्ती घोड़ा चलाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो क्लिफ से गिरकर कोमा में चला गया। लिटरली वो ये ऐड करती है कि आउटसाइडर्स और उनके अपने भाई ने ये भी सस्पेक्ट किया कि ये एक्सीडेंट उन्होंने इंटेंशनली कॉज किया था। लिनयान उनका डिफेंस करता है, कहता है कि प्रिंसेस का नेचर तो ओपनली एक्ट करना है और वो कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगी। प्रिंसेस लिनयान की अंडरस्टैंडिंग से खुश होती है और इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि बहुत से विजिटर्स नेक्स्ट ईयर के मिनिस्ट्री ऑफ वॉर अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर उनके 6th ब्रदर प्रिंस जाओ ने चूज किया था, जिसे वो और एम्पायर दोनों ही डिसलाइक करते हैं। वो ये भी बताती है कि मिलिट्री कमिश्नर और इम्पेरियल अटेंडेंट की फैमिलीज योंगान में विजिट कर रही हैं। प्रिंसेस पॉइंट आउट करती है कि प्रिंस जाओ का कोर्ट कनेक्शन और रिकमेंडिंग ऑफिशियल्स का प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहा है। लिनयान के जाते वक्त प्रिंसेस उसे फिश बैच देती है जिसकी वजह से लिनयान को प्रिंसेस के मेंशन में फ्री एक्सेस मिल सकता है और इंसिस्ट करती है कि वो उनकी पर्सनल कैरेज में परफेक्चर वापस जाए। मीनवाइल शाओजी की फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी योंगान की वुमेन में आइडल बन चुकी है। शाओजी की फीमेल एडमायरर्स, जिसको वो गोन चाय फैन कहता है, डेली रेस्टोरेंट को भर देती हैं और बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो गया है। जियांशी और यांग यांग देखते हैं कि लिनयान प्रिंसेस की लग्जूरियस कैरेज में एस्कॉर्ट करके वापस आया है। जियांशी ने प्रिंसेस के अटेंडेंट्स को लिनयान की प्रेस करते हुए सुना और पोटेंशियल मैच की हिंट मिलने पर वो डर के मारे रेस्टोरेंट से रश करते हैं। शाओजी पहले तो ये सोचता है कि लिनयान का प्रिंसेस से शादी करना उनकी फैमिली स्टेटस को एलिवेट कर देगा, लेकिन ए युआन सबको ये रिमाइंड कराती है कि अगर एंसेस्टर लिनयान ने प्रिंसेस से शादी कर ली एंसेस्टर शाओगोंग से नहीं, तो ये हिस्ट्री अल्टर कर देगा और उनका पूरा एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगा। फैमिली में डिबेट होता है। एक मेंबर प्रिंसेस के हाई स्टेटस और सपोर्ट के बेनिफिट गिनवाता है। फाइनल डिसीजन ये होता है कि हम सब अपनी लड़ाइयाँ भूलकर अपने एंसेस्टर को प्रिंसेस के पास जाने से रोकेंगे। जिसने एक दिन नोटिस किया कि उनका भतीजा जो कि 17th प्रिंस है अपने बहुत ही ओल्ड ट्यूटर जाओ जुनजी के साथ बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा था। प्रिंसेस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमेंट कर दिया कि अगर कोई यंग और टैलेंटेड टीचर हो जैसे कि कैपिटल वाइस प्रीफेक्ट लिनयान, तो प्रिंस को और ज्यादा फायदा हो सकता है। उनके लिए लिनयान कोई आम ऑफिशियल नहीं था बल्कि उनके 2 सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक था। लेकिन कोर्ट में दीवारों के भी कान होते हैं। एक इन्फॉर्मेंट ने ये बात सुन ली और सीधा जाकर प्रिंस जाओ को रिपोर्ट कर दिया। प्रिंस जाओ ने ये सुनकर बिल्कुल भी डिले नहीं किया, उसने फौरन लिनयान को बुलवा लिया। लिनयान को लगा कि कोई बहुत अर्जेंट ऑफिशियल मैटर हो गया है, इसलिए वो इतने तेज आया कि रास्ते में उसने 3 घोड़े बदले। मेंशन पहुंचते ही जाओ ने उसे आराम से बिठाया, चाय ऑफर की जैसे कोई सीरियस बात ना हो। फिर कैजुअली उसने ये पूछ लिया कि सुना है प्रिंसेस लिनयान को बहुत फेवर दे रही है। प्रिंस जाओ ने फिर एक अजीब सी बात कर दी कि अगर लिनयान प्रिंसेस का क्लोज एडवाइजर बन जाए तो शादी के बगैर भी उसका करियर स्मूथली चल सकता है। लेकिन लिनयान ये बात सुनकर अंदर से बहुत ऑफ फील करता है। उसे लगता है कि ये बात ना सिर्फ उसके लिए बल्कि प्रिंसेस के लिए भी एक बहुत इंसल्ट की बात है। टॉपिक चेंज करते हुए लिनयान ने लेटेस्ट न्यूज बताई। वी चियांगशिन मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और सोंग फेंगशू वाइस मिनिस्टर ऑफ वॉर बन चुके हैं। प्रिंसेस जाओ को तो ये सुनकर शॉक लग गया और पूछा कि क्या प्रिंसेस ने ये बात तुम्हें बताई है। फिर अजीब तरीके से लिनयान के लुक्स की तारीफ करने लगा, जैसे ये हिंट दे रहा हो कि प्रिंसेस का इंटरेस्ट लुक्स की वजह से है। लिनयान ने सीधा पूछ लिया कि अचानक मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। प्रिंस जाओ ने कहा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर गुओ पिंगशू जो उसका पुराना दोस्त है फॉरेन मिशन से वापस आकर इनसिक्योर फील कर रहा है।
इसीलिए उसने इंक्वायरी करने के लिए कहा। साथ ही प्रिंस झाओ ने एम्पायर को टेम्परमेंटल कह दिया और बोला कि यहाँ प्रमोशन कभी कभी हिडन डिमोशन होती है, इसलिए लिनयान को कैपिटल में कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न ढूंढ लेना चाहिए। लिनयान को ये सुनने के बाद कंफ्यूजन होती है क्योंकि प्रिंसेस पहले कह चुकी थी कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर उसके 6th ब्रदर का बंदा था और एम्पायर और प्रिंसेस दोनों उसे पसंद नहीं करते थे। कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर था। लिनयान ने ज्यादा पुश नहीं किया और ऑफिशियल काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। कैपिटल प्रीफेक्चर वापस आकर देखता है पीफी वेट कर रहा है। पीफी के हाथों में खाना होता है। उसने कहा कि शेन फैमिली का भेजा हुआ खाना इतना अच्छा होता है कि उसे शेयर किए बगैर रहा ही नहीं जाता। अभी बात चल ही रही थी कि प्रिंसेस खुद ही आ गई। कैजुअली ये बता दिया कि लियू प्लेटो से वापस आ रही थी और सोचा मिल लिया जाए। उसने अनाउंस किया कि उसके पास जियान नान वाइन है और शाम को अपने मेंशन में डिनर के लिए इनवाइट कर देती है लिनयान और पीफी दोनों को। प्रीफेक्चर के बाहर ये सब कुछ जियांशी ने सुन लिया। उसने फौरन यांग यांग को साइड पर ले जाकर कहा कि इलनेस का ड्रामा करो और फिर खुद को भी एक ड्रामेटिक मोड में ले जाकर गिर गया, चीखते हुए कि पेट में दर्द हो रहा है। लिनयान और पीफी घबराकर बाहर आए, लेकिन प्रिंसेस ने 1 सेकंड में ड्रामा पकड़ लिया। सीधा अक्यूज किया कि ये सब इनविटेशन से बचने का प्लान है। लिनयान नर्वस डिनायल मोड में चला गया। पीफी ने सिचुएशन संभालते हुए कहा कि वो जियांशी और यांग यांग को क्लिनिक ले जाता है और बाद में प्रिंसेस के साथ ड्रिंक कर लेगा। प्रिंसेस ने हाफ स्माइल के साथ अलाउ कर दिया, जैसे कह रही हो कि आई नो एवरीथिंग। बाद में जियांशी ने एडमिट किया कि वो प्रिंसेस से डरता है और पीफी ने भी ये मान लिया कि वो खुद भी प्रिंसेस के मेंशन नहीं जाना चाहता। दोनों ने एक दूसरे को साइलेंट थैंक्स बोल दिया। उधर प्रिंस झाओ के सर्वेंट ने रिपोर्ट दी कि लिनयान बाकी ऑफिशियल्स के साथ नॉर्मल है, लेकिन पीफी का बहुत क्लोज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लिनयान ने मिड ऑटम फेस्टिवल गिफ्ट सबको भेजे, वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस चाओ रोंग तक को, लेकिन प्रिंसेस को नहीं। प्रिंस झाओ ने नाम कंफर्म किया और समझ गया कि लिनयान जानबूझकर डिस्टेंस रख रहा है। सीन शिफ्ट हुआ शेंक्स डिनर में, जहाँ पर लियू फेंग अपने दोस्त सेकंड मास्टर हुआन के साथ आता है। लियू फेंग ने डिनर की तारीफ की, लेडी शेन के खाने की और यहाँ तक के प्रिंसेस को भी इम्प्रेस कर चुकी है। सेकंड मास्टर हुआन ने मुंह बनाकर प्रिंसेस को इमोरल कह दिया, लेकिन लियू फेंग को ये पसंद नहीं आया और उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। जब शाओगुआंग ऑर्डर लेने आई, मेन्यू कमर से बांधा हुआ था। ये देखकर सेकंड मास्टर हुआन उसका मजाक उड़ाने लगा। शाओगुआंग ने काम ली, लेकिन शार्पली उसे जवाब दिया। उसकी बदतमीजी और लैक ऑफ क्लास पॉइंट आउट की। हुआन ने उल्टा उसकी अपीयरेंस और टेम्पर पे इंसल्ट की और गुस्से में वहाँ से निकल गया। शाओगुआंग ने बस ये कहा कि तुम्हें फॉरेन साइट नहीं है, और उसी रात हुआन के अंकल ने उसकी क्लास ले ली। एग्जाम फेल, जुबान कंट्रोल नहीं, और बताया कि कैपिटल में सब जानते हैं कि शेन फैमिली और लिनयान क्लोज हैं। लेडी शेन को ऑफेंड करना मतलब लिनयान को ऑफेंड करना। नेक्स्ट डे हुआन गिफ्ट्स लेकर आया अपोलॉजी करने के लिए, लेकिन गिफ्ट्स दिखाकर वापस ले गया प्योर कंफ्यूजिंग स्टाइल में। शाओगुआंग सोचती रही कि ये बंदा पागल है या फिर चालाक। बाद में शाओगुआंग खाना लेकर लिनयान के पास आती है। लिनयान कन्फेस करता है कि कल लियू फेंग के साथ हंसकर बात करते हुए उसने देखा था, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। शाओगुआंग ने कैजुअली लियू फेंग की तारीफ कर दी। काइंड, क्लियर हेडेड, रिच, गुड लुकिंग, रिच फॉर जनरेशंस और योंगान की लड़कियों का फेवरेट। लिनयान का मूड तो इंस्टेंटली सावर हो गया और फिर वो उसके बनाए हुए फिश डिश की बुराई करने लगा। शाओगुआंग ने हंसकर कहा कि आज विनेगर से एलर्जी हो गई है क्या, और फिर ये देखकर शाओगुआंग उसे टीज करने लगी। इसी वक्त पीफी आ गया और लिनयान को फिश बोन से एक हाथ से देखकर ये जोक मार दिया कि शाओगुआंग अपने हस्बैंड को मर्डर कर रही है। लिनयान ने फौरन से क्लियर किया कि उनकी एंगेजमेंट तो टूट चुकी है और रेपुटेशन खराब ना करे। पीफी ने ये बताया कि सेंसोरेट में र्यूमर्स इस स्पीड से फैल रही है कि लिनयान और शाओगुआंग शादी कर रहे हैं। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला कि लिनयान जैसा बंदा तो अपराइट, सक्सेसफुल, गुड लुकिंग और बहुत सी फैमिलीज का ड्रीम मैच है। उसने एडवाइस दी कि अगर फीलिंग्स हैं तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि म्यूचुअल अफेक्शन फोर्स मैरिज से बेटर होती है। लिनयान ने ये टॉपिक ही बंद कर दिया। तभी प्रिंसेस का सर्वेंट इनविटेशन लेकर आता है, आज और कल दोनों के लिए। पीफी ने तो इंस्टेंटली दोनों की तरफ से मना कर दिया, पब्लिक ड्यूटी का लेक्चर देकर, और लिनयान ने उसके डिक्लाइन को सपोर्ट किया। प्रिंसेस ने हंसकर कहा कि पोइट्री या फ्लावर पसंद ना भी हो, फूड और अट्रैक्शन ह्यूमन नेचर है। फिर उसने शाओगुआंग को कुछ खाना बनाने के लिए कहा। लिनयान को जैसे ही पता चला, वो फौरन प्रिंसेस के मेंशन की तरफ चल दिया। प्रिंसेस के मेंशन में शाओगुआंग मेलन वाइन बना रही थी। डिनर पे प्रिंसेस ने कमेंट किया कि शाओगुआंग और लिनयान एक गुड मैच है। शाओगुआंग ने
उसकी इस बात को फौरन से क्लेरिफाई किया कि ये सिर्फ एक फैमिली रिलेशन है और वो लिनियान के लायक नहीं। प्रिंसेस ने खुद पूछा कि शाओगंग ने उसे टॉप नॉच ब्यूटी कहा है तो फिर वो ऐसे क्यों कह रही है। इसी वक्त लिनियान खड़ा होकर बोला कि उसके दिल में कोई और है। प्रिंसेस हंसने लगी और उन सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। असल में प्रिंसेस पीफी में इंटरेस्टेड थी। उसने एक्सेप्ट किया कि लिनियान और शाओगंग को इसलिए इनवाइट किया ताकि पीफी उनके साथ आ जाए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगंग और लिनियान पर। वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। शाओगंग लिनियान को टीज कर रही थी कि वो तो इतना नार्सिसिस्टिक है कि उसने प्रिंसेस को भी रिजेक्ट कर दिया। लिनियान को नार्सिज्म समझ नहीं आता तो उसे शाओगंग एक्सप्लेन करने लगती है और फिर इन सब के बाद वो उस इंसान के बारे में पूछने लगती है जिसे वो एडमायर करता है और जिसकी एग्जाम्पल लिनियान ने प्रिंसेस को दी थी। इससे पहले लिनियान कुछ बता पाता तभी मार्केट के बीच में एक कार्ट आती है जो कि शाओगंग को लगने वाली थी। इससे पहले वो उसे लगती वो शाओगंग को साइड में कर देता है और फिर वो कुछ सोचकर ये कह देता है कि उसने झूठ बोला था और आगे से वो ऐसे नहीं करेगा। लिनियान और शाओगंग कैरेज में कैपिटल प्रीफेक्चर वापस आ रहे थे। शाओगंग तो पहले ही सो चुकी थी और लिनियान दिल ही दिल में सोच रहा था कि लगता है मेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतनी बुरी नहीं है। गेट के पास पहुंचकर अचानक उसकी नजर प्रिंस जाओ पर पड़ जाती है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। शाओगंग नींद में उठकर बाहर झांकने की कोशिश करती है लेकिन लिनियान उसे फौरन वापस कैरेज में खींच लेता है, बिल्कुल क्लोज रख के जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। प्रिंस जाओ कैरेज के पास आते हैं। लिनियान ने उन्हें मिस्टर ली कहकर ग्रीट किया और पूछा कि कैपिटल में अचानक कैसे तशरीफ ले आए, सब ठीक तो है ना। प्रिंस जाओ हंसने लगते हैं और बोले बस चेक करने आया था कि लिनियान यहाँ एडजस्ट हो गया है या नहीं, साथ ही थोड़ा खाना पीना भी हो जाए। और फिर आखिर में पूछने लगे कि कैरेज में कोई लड़की छुपा के तो नहीं ले आए। लिनियान हंसने लगा और बात टाल दी और उल्टा पूछ लिया कि हिज मेजेस्टी को इस विजिट का पता है। प्रिंस जाओ ने श्रक किया, बोला कि एम्पेरर भाई इसे बस एक कैजुअल ट्रिप ही समझेंगे। लिनियान ने चुपके से शाओगंग को कहा कि बैक डोर से निकल जाए और फैमिली को अलर्ट कर दे और फिर वो प्रिंस जाओ को मेंशन ले आता है। लेकिन शाओगंग टाइम पर किसी को बता नहीं पाती, बस टेंशन में इधर से उधर देखती रहती है। मेंशन के अंदर प्रिंस जाओ ने कहा लिनियान की काफी याद आ रही थी। बाहर कोर्ट यार्ड में शेन फैमिली बारबेक्यू टाइप सीन बना रही थी, मीट स्क्यूअर्स लगा रही थी। प्रिंस जाओ ने लाइवली माहौल देख के पूछ लिया कि ये लोग कौन है। लिनियान ने एक्सप्लेन किया कि शेन फैमिली है शिनयांग से, जिनसे उनकी पेरेंट्स ने पहले एंगेजमेंट फिक्स की थी। पेरेंट्स के बाद वो एंगेजमेंट ऑफिशियली टूट गई, इसलिए उसने कभी मेंशन नहीं किया। प्रिंस जाओ थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला कि कैपिटल आने के बाद लिनियान काफी रिजर्व्ड हो गया है। फिर इनडायरेक्टली हिंट दिया कि प्रिंसेस के साथ क्लोजनेस क्राउन प्रिंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। प्रिंस जाओ ने इंसिस्ट की कि शेन फैमिली से मिलना है, लेकिन जियांशी बिल्कुल चिल मोड में ग्रिल के ऊपर खड़े होकर कुकिंग टिप्स देने लग गया, जैसे सामने कोई रॉयल बंदा नहीं बल्कि कोई फूडी अंकल खड़ा हो। शाओगंग ने लिनियान को रिस्पेक्ट और ब्रदर एम्परर वाली बात सुन के स्मार्ट मूव खेला और प्रिंस जाओ को अंकल ली कह दिया। प्रिंस जाओ को फैमिली का ये वाइब काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब डिनर करते हुए जियांशी की थोड़ी ज्यादा मॉडर्न स्लैंग ने प्रिंस जाओ को कंफ्यूज कर दिया। एंसेस्टर्स, गार्ड्स, पता नहीं क्या क्या। अब शाओगंग कवर अप करने लगी, कह दिया कि उसके फादर ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली है। बाद में जब शाओगंग को पता चला कि प्रिंस जाओ एक्चुअली कौन है, वो थोड़ी पैनिक हो गई, लेकिन लिनियान ने रिअश्योर करवा दिया कि वो इजी गोइंग है और फैमिली को जेन्युइनली अम्यूजिंग समझते हैं। फिर जाओ ने एंगेजमेंट वाली बात को स्ट्रेंज कहा। नोबल चुई फैमिली और मर्चेंट शेन फैमिली, ऑड कॉम्बो। लिनियान ने माना कि डाउट्स उसे भी हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स स्टेटस नहीं देखते थे। जब प्रिंस जाओ ने ओल्ड केस और इन्वेस्टिगेशन का पूछा, लिनियान ने सिर्फ हाफ ट्रुथ बोला। प्रिंस जाओ ने फौरन कैच कर लिया, थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में याद दिलाया कि उसे बचाया इसलिए था कि वो सेफ रहे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करने के लिए नहीं। बाद में शेन फैमिली को जब कुछ समझ आया तो सब डर गए। डिसाइड किया कि प्रिंस जाओ को एल्डर की तरह ट्रीट करेंगे और लिनियान के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसी बीच शेन पेरेंट्स ने बिना सोचे समझे जाओ को अपने डिनर पर इनवाइट कर दिया। शाओगंग ये सुनकर अपसेट हो गई, लेकिन बाद में आखिर वो भी मान गई। डिनर में प्रिंस जाओ ओपनली कह देता है जब तक वो है लिनियान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वॉक के बहाने जियांशी को साइड पर ले गया। वहाँ असली बात हुई, लिनियान का फ्यूचर। प्रिंस जाओ ने ऑफर की कि शेन फैमिली यूशुई मैनर छोड़ दे, उन सबको 10,000 प्लस गोल्ड सुशुई सिटी में एक बड़ी सी टेवरन देगा। जियांशी को ये ऑफर अच्छी लगने लगी और वो मेल्ट हो गया, लेकिन शाओगंग को डाउट था कि इतनी मेहरबानी क्यों। ये तो ड्रामा स्टोरी जैसा लग रहा है जहाँ रिच लोग अनवांटेड रिश्तेदारों को पैसे से हटा देते हैं। शाओजी को भी उस पर शक होने लगा, लेकिन लॉजिकली मूव आउट करना अब उनके लिए अनअवॉइडेबल था। शेन जियांशी अभी भी फैमिली के मेन क्वार्टर्स में वेलकम नहीं था। ठंड से कान कांपते हुए ली फेंगशी के पास आकर ऑलमोस्ट भीख मांगने लगा, बस घर वापस आने दो, डिनर बहुत कोल्ड और लोनली है। फेंगशी ने हाँ तो कर दी, लेकिन कंडीशन सुन के उसका मूड खराब हो गया। रूल नंबर 1, रेस्टोरेंट की सारी अर्निंग्स फेंगशी हैंडल करेगी। रूल नंबर 2, जियांशी को सिर्फ
10 क्यान अलाउंस मिलेगी। और रूल नंबर 3, अगर अपनी कुकिंग स्किल्स का ज्यादा शो ऑफ किया तो उसकी 10 क्यान वाली अलाउंस भी कट। जियांशी जो थोड़ी देर पहले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा था, 10 क्यान सुन के ऑलमोस्ट रो ही दिया। फेंगशी बिल्कुल स्टोन हार्टेड निकली। अगर ये रूल्स पसंद नहीं आए तो डिनर में ही सोते रहो। डील कैंसिल। शाओजी फिर से बाहर निकल गया। उसी रात लिनियान शाओगोंग के रूम की तरफ जा रहा था। प्रिंस जाओ और जियांशी वाली बात डिस्कस करनी थी उसे, लेकिन लियू चेंग ने उसे रोक दिया। एक इमरजेंसी न्यूज बताई कि चेंगजू से मैसेंजर आया था। 32 डेथ्स रिपोर्ट्स हुई हैं। चेंगजू पहले लिनियान के अंडर था, इसलिए बिना वक्त जाया किए वो फौरन मेंशन से निकल गया। इधर शाओगोंग को अजीब सी एंजाइटी हो रही थी। उसने ए युआन से बात की। प्रिंस जाओ का पूरी फैमिली को जबरदस्ती सुशुई सिटी भेजना उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। सिर्फ बर्डन समझते हैं या होस्टेज बनाना चाहते हैं, ये थॉट्स उसका दिमाग खराब किए जा रहे थे। वो लिनियान को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन वो ऑलरेडी गायब था। सुबह कैपिटल प्रेफेक्चर से पता चला कि लिनियान रात को ही चेंगजू अर्जेंट काम से निकल चुका है। उधर जियांशी ने चुपके से शाओजी के रूम में रात गुजारी। सुबह शाओजी ने उसे चोर समझकर बेड से किक कर दिया। दोनों वहाँ पर लड़ ही रहे थे कि नॉक हुई और वहाँ पर प्रिंस जाओ का एक आदमी जोंगुई खड़ा था। सुशुई सिटी निकलने का टाइम आ गया है। प्रिंस जाओ खुद रात को निकल चुका है। जियांशी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन शाओजी तो पूरा का पूरा एक्साइटेड था। फादर, ये चांस मिस किया तो प्रिंस ऑफेंड हो जाएंगे। अब वो सब लोग कैरेज में आ गए और फिर शाओजी कैरेज के स्ट्रक्चर को अडोर करने लगा, तारीफें करने लगा। डैड, ये तो बेंटली लेवल चीज है। फेंगशी को डाउट था, लेकिन आखिरकार मान गई। तीनों ने शाओगोंग के लिए लेटर छोड़ दिया और घर से निकल गए। जब शाओगोंग वापस आई और लेटर देखा, उसका दिमाग घूम गया। ए युआन को डिनर संभालने का कहकर वो फौरन से उनके पीछे निकल पड़ी। मीनवाइल चेंगजू में लिनियान को पता चला कि 32 डेथ इंसानों की नहीं बल्कि बेलों की हुई थी। 32 प्लॉगिंग ऑक्सिन मर चुके थे। प्रीफेक्ट ऑलमोस्ट रो रहा था। बोला कि एनोनिमस लेटर आया जिसमें स्पेसिफिकली लिनियान का नाम सजेस्ट किया गया था। लिनियान ने काम ली ये प्लान बनाया कि पानी और खाना दोनों को चेक करेगा और उनकी डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस फार्मर से मशवरा लिया और बेलों के लिए रिचुअल स्टार्ट की, लेकिन वो उस लेटर को लेकर परेशान रहा कि वो लेटर किसने भेजा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। शाओगोंग ने शहर के बाहर कैरेज रोक ली और फैमिली को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन अटेंडेंट जू ने जबरदस्ती कैरेज में बिठाना चाहा। शाओगोंग ने गुस्से में किडनी हार्वेस्टिंग वाली जोक भी मार दी। जियांशी फिर भी जिद्दी, हाफवे से वापस जाना तो बेइज्जती होती है। लेकिन शाओगोंग अपने भाई शाओजी को खींचने लगी, लेकिन ड्राइवर ने तो ये देखकर स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से शाओगोंग को भी कैरेज में चढ़ना पड़ा। अब वो सब सुशुई सिटी पहुंच चुके थे। सिटी देखकर सब के सब वाओ मोड में चले गए। बड़ा सा और खाली मैनर, फिर गेट्स बंद हुए और ब्लैक क्लेड लोग निकले एंड बूम, सब के सब जेल के अंदर। सेल के अंदर जियांशी चीखने लगा कि प्रिंस जाओ उसका अपना है। फेंगशी ने फौरन उसे चुप करवाया। ट्रैप समझ आ चुका था। फैमिली मीटिंग हुई, थोड़ी सी रोस्टिंग और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन। शाओगोंग ने बताया लिनियान को अचानक चेंगजू भेजना कितना सस्पिशियस है। फिर एंट्री होती है लीशुन की, प्रिंस जाओ का तीसरा बेटा, 7 टॉर्चर टूल्स। गेम सिंपल था, स्पून स्पिन होगी, सवाल होगा गलत जवाब, उसके साथ पॉइजन सूप। शाओगोंग उसकी वॉलंटियर बनती है, लेकिन लीशुन ने इग्नोर कर दिया। शाओजी को टारगेट किया हमेशा की तरह। शाओजी ने अपनी यूजलेस लाइफ का रोना रो दिया। एक्स वाइफ बेटरमैन के साथ चली गई, खुद ड्राइव करके उसने मेंशन छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जियांशी गुस्सा हो गया। लीशुन वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था, वो यांग यांग को पकड़ कर ले गया। अब शाओगोंग के पास ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसने लिनियान का सीक्रेट बता दिया। चुई क्लैन का अकेला सर्वाइवर। लीशुन तो ऑलरेडी ये जानता था। शाओगोंग ने ऊपर से प्रिंसेस वाली फेक स्टोरी ऐड कर दी। फैमिली ने रॉयल्टी ऑफर दी। प्रिंस जाओ ने रिपोर्ट सुनी और मुस्कुरा के बोला ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन केयर करते हैं। उन सबको भूखा रखने का ऑर्डर दिया। इधर लिनियान को पता चला कि शेन फैमिली अबडक्ट हो चुकी है। वो सुशुई सिटी निकल पड़ा। अब एम्पायर लिनियान को बुलाता है, लेकिन लियू चेंग ने हर डिसीज का बहाना बनाकर टाइम निकाल लिया। प्रिंस जाओ का फेस ऑफ हुआ। लिनियान स्ट्रेट बोला कि योर हाइनेस प्लीज लेट देम गो। दूसरी तरफ प्रिंस जाओ ऊपर से हाँ कर देता है, लेकिन सीक्रेटली लीशुन को उन्हें शिफ्ट करने का ऑर्डर दे देता है। जब लिनियान सेल पहुंचा तो सेल ही खाली था। टर्न्स आउट जियांशी ने वुडन विंडो का जॉइंट्स ऑब्जर्व करा और एस्केप का रास्ता जाओ बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि शेन फैमिली तो भाग चुकी है। ये बात उसके लिए सिर्फ गुस्सा नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन जाती है कि फैमिली लिनियान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए कहता है कि ये फैमिली वाकई में बहुत चालाक है, इनके आइडियाज तो बहुत ज्यादा स्ले हैं। उसे खुद ही सरप्राइज होता है कि लिनियान ने अपनी डिग्निटी को साइड में रख दिया और खुद आकर रिक्वेस्ट की सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली के लिए। प्रिंस जाओ कंक्लूड करता है
है कि शेन फैमिली उसकी सोच से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है कि अगर ये लोग भागते नहीं तो हम इनसे बहुत सारा सच उगलवा सकते थे। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर देता है कि लिनियान से पहले शेन फैमिली को ढूंढे। इसी वक्त ली शुन बीच में इंटरफेयर करता है और अपने फादर को सीधा ये कह देता है कि मैनिपुलेशन छोड़ दो, सीधा लिनियान को ही खत्म कर दो। फिर वो प्रिंस जाओ को याद दिलाता है, मैं जानता हूँ आपने उसे सालों पाला है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, लेकिन टाइगर को पालना आखिर डिजास्टर ही लाता है। प्रिंस जाओ ये सुनकर क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो इस बात को फौरन से रिजेक्ट भी नहीं करता, बस इतना कह देता है कि इस पर बाद में बात करेंगे। उधर पूरी शेन फैमिली जंगल में भाग रही होती है, तभी शाओ जी यांग यांग को गिरा देता है। फेंग शी उसे डांटने लगती है। वो सब लोग जब बैठते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग तो बहुत देर से भाग रहे हैं और बिल्कुल थक चुके हैं, इसीलिए शाओगुआंग और यांशी डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। प्रिंस जाओ के सबऑर्डिनेट्स इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच सकेंगे। फेंग शी भी इस बात को मान लेती है कि अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती। वो लोग एक छोटी सी नदी के पास रुकते हैं। यही शाओ जी नोटिस करता है कि यांग यांग ने जो प्लांट उठाया है वो स्मार्ट वीट जैसा लगता है। फेंग शी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कंफर्म करती है कि हाँ इसे खाया जा सकता है। तभी शाओ जी बिना सोचे समझे वो अर्ब खा लेता है। अजीब सी हरकतें करने लगता है। फैमिली को लगता है कि स्मार्ट वीट उसके गले में अटक गई है। जियांशी हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर शाओ जी कहता है, डैड आप हेल्प कर रहे हो या मुझे मारने की कोशिश। और फिर वो सब लोग बहुत ही इंतुजियाज्म के साथ अपनी अपनी फेवरेट स्पाइसी डिशेस गिनवाना शुरू कर देते हैं। ये सब लोग अभी भी खाना नहीं बोले। यांग यांग इनोसेंटली ये पूछ लेती है कि क्या वो ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट वीट जमा कर सकती है स्पाइसी स्ट्रिप्स बनाने के लिए। शाओगुआंग उसे रिश्योर करती है कि वो ऑलरेडी काफी प्लांट्स निकाल चुकी है और घर जाकर पूरी एक डिश बन सकती है। वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी अचानक सोल्जर्स आ जाते हैं। सिचुएशन पल भर में चेंज हो जाती है और शाओ जी कहता है कि क्या इन लोगों के पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जो इतनी जल्दी और इतनी स्पेसिफिक जगह पर ढूंढ लिया। फेंग शी फौरन से कमांड कर देती है कि शाओगुआंग यांग यांग को लेकर यहाँ से भाग जाए। वो खुद रुक कर फाइट करने का डिसाइड करती है और ड्रामेटिक स्टाइल में ये कहती है कि अब वो बताएगी कि हीरोइन कैसे कहते हैं। अपने डिस्कस थ्रू हर पास्ट का एग्जाम्पल भी देती है और उसी वक्त शाओ जी को रियलाइज होता है कि उसके पिंचेस इतने पेनफुल क्यों थे। शाओगुआंग एक सोल्जर के पीछे लगने पर जंगल की तरफ भागती है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो यांग यांग के साथ नहीं भाग सकती तो फौरन से यांग यांग को लंबी घास के पीछे छुपा देती है और सॉफ्ट आवाज में उससे कहती है कि बस यहीं छुप के बैठना, आवाज मत निकालना, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए स्पाइसी स्ट्रिप्स बना दूंगी। फिर वो जानबूझकर सोल्जर को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। बाकी शेन फैमिली मेंबर्स पकड़े जाते हैं। जब एक सोल्जर फेंग शी को अपनी स्वॉर्ड से मारने ही वाला था, जियांशी बीच में आ जाता है। सोल्जर उसे ताना मारते हैं, बड़ी थ्रोइंग पावर दिखा रही थी, अब दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लिनियान वहाँ पर आ जाता है। वो सोल्जर्स को वार्न करता है और मैसेज ले जाने के लिए कहता है अगर दोबारा शेन फैमिली को हाथ लगाया तो वो माफ नहीं करेगा। और फिर वो सबके सब सोल्जर्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लिनियान पूछता है कि शाओगुआंग और यांग यांग कहाँ पर हैं। फेंग शी की बताई हुई डायरेक्शन में पहले यांग यांग मिलती है। वो बताती है कि उसकी आंटी ने सोल्जर्स को डाइवर्ट किया था और वो अभी तक वापस ही नहीं आई। वो उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है जहाँ शाओगुआंग गई थी और दूसरी तरफ शाओगुआंग क्लिफ के एज पर खड़ी थी। सोल्जर उसे सरेंडर करने को कहता है और झूठी गारंटी देता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शाओगुआंग उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सोल्जर थोड़ा डर जाता है, लेकिन जब लिनियान को वहाँ पर नहीं देखता तो वो शाओगुआंग पर अटैक करने के लिए फुल रेडी हो जाता है और कहता है कि वो उसके लिम्स काट देगा। पैनिक में शाओगुआंग बोल देती है कि म्यूटिलेटेड होस्टेज किसी काम के नहीं होते। प्रॉमिस भी कर देती है कि दोबारा से झूठ नहीं बोलेगी। सोल्जर उसकी बात को इग्नोर करता है और अटैक करने लगता है। तभी लिनियान वहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। इसी दौरान सोल्जर की वेल हट जाती है और पता चलता है कि ये कोई आम सोल्जर नहीं बल्कि प्रिंस जाओ का बेटा ली शुन है। अब वो उन दोनों के ऊपर एक डार्ट फेंकने लगता है। दोनों का बैलेंस आउट होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। लिनियान लास्ट मोमेंट पर शाओगुआंग का हाथ पकड़ लेता है। दोनों हवा में लटके थे। शाओगुआंग रोते हुए कहती है कि उसे अभी जिंदगी जीना है, अभी उसे बहुत कुछ खाना बाकी है। शेन्स डिनर को ग्रो करना है और अफोर्डेबल फूड बनाना है आम लोगों के लिए। लिनियान उसे रियश्योर कराता है कि वो उसे ऊपर खींच लेगा। तभी सोल्जर दोबारा से एक डार्ट फेंकता है। इस बार सीधा लिनियान के चेस्ट में लगता है और खून बहना शुरू हो जाता है। अब शाओगुआंग ये देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि अगर वो हाथ छोड़ दे तो शायद लिनियान बच जाए और वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले, चुई फैमिली केस को ओवरटर्न करने का। इमोशनल होकर वो लिनियान से कहती है कि फ्यूचर में उसकी फैमिली का ख्याल रखना। मूवीज वाली बात का एग्जाम्पल देती है कि प्रोटोगनिस्ट गिरने के बाद भी बच जाते हैं, बस ऊपर पहुंचकर उस आदमी को मार देना। लिनियान समझ जाता है कि वो क्या करने वाली है और वो चीख कर कहता है कि इम्पल्सिव मत हो, हाथ मत छोड़ना, मगर वो हाथ छोड़ देती है। तभी शाओ जी आता है। वो सोल्जर के सर पर पत्थर मारता है और फिर एक लंबी लकड़ी देता है दोनों को पकड़ने के लिए। अब वो दोनों क्लिफ से ऊपर आ जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद भी लिनियान ये कंफर्म करता है कि शाओगुआंग ठीक है या नहीं और उसे हक करता है। सब लिनियान की इंजरी के बारे में पूछते हैं, मगर वो तो अपनी इंजरी को भूल चुका था। उन दोनों को हक करता हुआ देखकर पूरी की पूरी फैमिली स्पीचलेस हो गई थी। बाद में लियू चेंग आकर सबको यूशुई मैनर ले जाता है। शाओगुआंग लिनियान के लिए सूप बनाती है। जब वो उसके चेस्ट पर डार्ट का निशान देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसे गिल्ट होने लगती है। उसे ये बात हिट करती है कि लिनियान ने अपनी इंजरी को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया, सिर्फ शाओगुआंग की सेफ्टी की फिगर करता रहा। अब वहाँ से जाते हुए शाओगुआंग से केस फाइल्स नीचे गिर जाती
जाती हैं। जब वो उन्हें उठाती है तो नोटिस करती है कि ये फाइल्स बहुत ही वेल रिटन कॉपीज हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रॉपर ऑर्डर्स फॉलो करते हुए एक एक लाइन लिखी हो। लिनियान भी ये बात नोटिस करता है कि ये सब ओरिजिनल नहीं है बल्कि परफेक्टली वेल रिटन कॉपीज हैं। नेक्स्ट डे लिनियान उन्हीं फाइल्स को चाओरोंग के पास ले जाता है। तब पता चलता है कि 5th मास्टर शाओ जो ओरिजिनल केस का बंदा है और कोमा में मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपर था, इसलिए चांसेस हैं कि उसके पर्सनल नोट्स कहीं ना कहीं छुपे हुए हों। अब दूसरी तरफ जब लिनियान वापस यूशु मैनर आता है, लियू चैंग उसे प्रिंस जाओ का लेटर देता है। वो एक अपॉलॉजी लेटर था और सारा का सारा ब्लेम अपने बेटे पर डाल रहा था। ये देखकर लिनियान और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि प्रिंस जाओ धीरे धीरे कोर्ट पर कंट्रोल लेना चाहता है ताकि लिनियान आगे इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। बाद में शेन फैमिली लिनियान से मिलने आती है और अपना डंजन एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर करती है। शाओगुंग बताती है कि उसने लिनियान की रियल आइडेंटिटी रिवील कर दी थी और बाकी कहानी बताती है। लिनियान उन्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। वो कहता है कि उनकी लाइफ उसकी रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जो कुछ शेन फैमिली के साथ हुआ वो सभी कुछ लिनियान की वजह से हुआ है। अब बातों बातों में जियांशी लिनियान से कहता है कि वो उसे और फेंगशी दोनों को अपना पेरेंट ही समझे। शाओजी मजाक मजाक में उसे लिटिल ब्रदर बोलता है। लिनियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। ये पहली बार होता है इतने सालों में जब वो रियल फैमिली के इमोशंस फील कर रहा था। फैमिली की इतनी होलसम बातें सुनकर लियू चांग रोने लगता है और फौरन बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। शेन फैमिली डिसाइड कर लेती है कि अपनी डिनर को इंटेलिजेंस हब बना लेंगे। गॉसिप्स, न्यूज सब कुछ काम आएगा। सब अपने अपने तरीकों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ शाओजी, उसका लेवल तो बिल्कुल ही अलग था। वो एक आदमी के पीछे लग जाता है। जब फेंगशी और जियांगशी उससे पूछते हैं कि वो किसे फॉलो कर रहा है तो वो कामली बताता है कि उस आदमी ने इतनी गर्मी में भी लेयर्स पहनी हुई हैं और बार बार जुकाम की वजह से छींक रहा है। जियांगशी और फेंगशी दोनों उसका पागलपन देखकर हैरान हो जाते हैं। जियांगशी तो ये पूछ लेता है कि इतना लो IQ कहाँ से इनहेरिट किया है, जिस पर फेंगशी उसे ही लो IQ का प्रॉपर रीजन बता देती है। अब वो सब यूशु मैनर में लिनियान के पास आते हैं पूरे दिन में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको बताने के लिए। फेंगशी बताती है कि मेंग अपनी ग्रैंड डॉटर का रिश्ता लिनियान से कराना चाहती है। ये सुनकर सब लोग फौरन पूछते हैं कि क्या उसने अग्री कर लिया। लिनियान और शाओगुंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऑकवर्ड साइलेंस। एंड में शाओगुंग और एयुआन मार्केट आ जाते हैं और शाओगुंग उसे वही सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ क्लिफ पर हुआ था, मगर एक कहानी की तरह। क्लिफ, रेस्क्यू, सेक्रीफाइस और कैसे सेल्फिश होने के बावजूद शाओगुंग अपनी लाइफ पर गिव अप करने का सोच रही थी। एयुआन शाओगुंग से कहती है कि जरूर वो लड़की मेल लीड के लिए फीलिंग्स रखती होगी, मगर शाओगुंग तो अपनी डिस्गाइज वाली स्टोरी में ही उलझ जाती है और ये सुनकर खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। शाओगुंग अपने अंदर लिनियान के लिए बढ़ती हुई फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए शिंगजाओ ननरी चली जाती है। वहाँ जाकर वो कामली हेड नन से नन बनने की रिक्वेस्ट करती है, जैसे कि खुद को थोड़ा डिस्टेंस देना चाहती हो सब लोगों से। मगर हेड नन उसे समझाती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर वो समझ जाती हैं कि शी इज बॉदरिंग इनसाइड। तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बजाय वो पहले उसे साथ बैठकर सिंपल मील करने के लिए ऑफर कर देती हैं ताकि मूड सेटल हो जाए। इसी मोमेंट पर एक लड़की जिंग वेंग वहाँ आती है जो ननरी के लिए वेजिटेरियन फूड बनाया करती थी। कैजुअल बातचीत में वो बताती है कि अपकमिंग कुलिनरी मास्टर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करने वाली है। जिंग वेंग की बात सुनकर शाओगुंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बताती है कि उसके फादर भी इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्योंकि उनका ड्रीम है कि अपनी कुकिंग स्किल्स के थ्रू कुछ अचीव करें, लेकिन कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। अब खाना खत्म होने के बाद जिंग वेंग कैरेज में शाओगुंग को उसके डिनर तक छोड़ देती है। डिनर पहुंचकर शाओगुंग इंसिस्ट करती है कि जिंग वेंग खाना खाकर ही जाए। उधर जियांशी ने एक नया हॉट पॉट डेवलप किया था, लिनियान को टेस्ट करने के लिए बुलाती है। लिनियान जैसे ही आता है वो जिंग वेंग को पहचान लेता है। वो होती है शेन जिंग वेन, सुपरवाइजर मेंग की मैटरनल ग्रैंड डॉटर, जिसके बारे में फेंगशी ने बताया था कि उसकी ग्रैंड मदर लिनियान से उसकी शादी कराना चाहती है। जिंग वेन एक्सप्लेन करती है कि शेन उसका फैमिली नेम जरूर है, लेकिन फैमिली मैटर्स सेंसिटिव होने की वजह से वो सिर्फ जिंग वेंग कहलाना पसंद करती है। शेन फैमिली जब सरनेम और बैकग्राउंड सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। गलत फहमी में वो ये समझ लेते हैं कि ये कोई बिछड़ी हुई रिश्तेदार है और साथ ही लिनियान की डेस्टाइन फियांसी भी। सब लोग लाइन लगाकर उसे टोस्ट करने लगते हैं और दूसरी तरफ शाओगुंग चुपचाप साइड पे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी, जैसे कि उसे ये सब कुछ पसंद ना आ रहा हो। इसी दिन शेन जिनर ऑफिशियली हॉट पॉट सीजन लॉन्च कर देता है। अफोर्डेबल प्राइस, डिफरेंट वेराइटीज और सबसे यूनिक होता है चियान हॉट पॉट, जिसमें वही स्मार्ट वीट जो कि उन्होंने जंगल से जमा किया था उसे बेस सूप में यूज किया जाता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग एक नई स्कीम निकालते हैं, लॉयल्टी स्कीम सिग्नेचर कलेक्शन। अगर कोई कस्टमर 10 लोगों के सिग्नेचर्स कलेक्ट कर लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। यह स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि गुशियान तेवरन के कस्टमर भी यहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं, जबकि वहाँ पर भी चारकोल पॉट मिलता था।
था। दूसरी तरफ पीफी अपने डे ऑफ पर होता है कि प्रिंसेस अचानक से उससे मिलने आ जाती है और साथ में शेंस डिनर का हॉट पॉट भी ले आती है। पीफी क्लियरली नाराजगी शो करता है और कहता है कि वो भी करियर पर फोकस करना चाहता है, फैमिली का नाम रोशन करना चाहता है और रोमांटिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, खास तौर पर जब प्रिंसेस ऑलरेडी मैरिड है। प्रिंसेस थोड़ा हर्ट हो जाती है और जाने लगती है, लेकिन पीफी अपनी पब्लिक इमेज की वजह से उसे फॉलो करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जो उसका एलिगेंट इमेज था वो तो बोरोड था, असल में तो वो सिंपल लाइफ जीता है सिर्फ अपने गोल्स के लिए। प्रिंसेस उसकी बात समझकर प्रपोज कर देती है कि सिर्फ फ्रेंड्स रहते हैं। पीफी प्रिंसेस को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अग्री कर लेता है। बाद में प्रिंसेस अपनी अटेंडेंट से कहती है कि पीफी का बार बार रिजेक्ट करना ही उसकी इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी किसी चीज में हार नहीं मानी है। लेटर लियू फैंग डिनर आता है और स्मार्ट वीड हॉट पॉट की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। मान लेता है कि गुशियान टैवरन सच में आउटडन हो चुका है। शाओगोंग अपनी बिजनेस फिलॉसफी एक्सप्लेन करती है। जूशियान एलिक की हर दुकान को साथ में इनोवेट करना चाहिए ताकि कोई भी बिजनेस अकेला डोमिनेट ना करे, तभी सब प्रॉस्पर करेंगे। लियू फेंग बहुत इम्प्रेस्ड होता है और अपने क्राफ्ट्समैन को ये ऑर्डर दे देता है कि वो कस्टम पॉट्स बनाए, फ्लैट बॉटम, डीप पॉट्स, 2 हैंडल और पार्टीशन पॉट्स भी। बदले में शाओगोंग उसे अपनी एक्सक्लूसिव रेसिपीज दे देती है। लियू फेंग खुशी से उन सब रेसिपीज को एक्सेप्ट करता है और दूसरी तरफ लिनियान 5th मास्टर शाओ के पर्सनल नोट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल हो जाता है। अगले दिन काम से वापस आते हुए वो शेंस डिनर पर रुकता है मील बॉक्स देने के लिए। कोइंसिडेंटली शेन जिंगवैंग वहाँ पर होती है, जो कि ननरी से वापस आ रही थी। फेंगशी सबको साथ बैठने की इनविटेशन दे देती है। शाओवांग नया वेजिटेरियन पिकल बनाती है जिंगवैंग और लिनियान के लिए, जबकि बाकी पूरी फैमिली अपना मीट वर्जन एंजॉय कर रहे थे। लिनियान और जिंगवैंग एक ही टेबल पर बैठे थे, जबकि शाओगोंग और लियू फेंग दूसरी टेबल पर। खाना खाते वक्त लियू फेंग न्यू प्लान प्रपोज करता है। वो साथ वाली शॉप खरीदने का पैसा लगाएगा और शाओगोंग उसे मैनेज करेगी प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। शाओगोंग ये सुनकर फौरन अग्री कर लेती है। इसी टाइम लिनियान जिंगवैंग के बॉल से मटन की पीस निकाल देता है। ये देखकर शाओगोंग के अंदर जेलसी एक्टिवेट हो जाती है और अपनी जेलसी का गुस्सा वो अपनी बनाई हुई मटन और रेडिश हॉट पॉट पर निकालती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। रात को लियू फेंग अपने दादा लियू वैंग को सब बताता है और शाओगोंग की इंटेलिजेंस की बहुत बढ़ के तारीफ करता है। लियू वैंग अप्रूव करता है, लेकिन महसूस करता है कि इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। अगली सुबह लियू फेंग ड्रैगन एंड फीनिक्स केक लेकर शेंस डिनर पहुंचता है और फॉर्मल रिश्ता प्रपोज कर देता है लियू फेंग और शाओगोंग का। शाओगोंग शौक में आ जाती है। कुछ लोग तो शाओगोंग पर सवाल भी उठाने लगते हैं, मगर लियू फेंग फुल पैशन के साथ शाओगोंग को डिफेंड करता है। सीधी, स्मार्ट, बिजनेस माइंडेड और लियू फेंग के लिए एक परफेक्ट मैच। ध्यानशी उसे शाओगोंग की टीनेज मिस्टेक याद दिलाता है, 15 साल की उम्र में स्कैम होना, फेक हंगर स्ट्राइक वगैरह। लियू फेंग हर बात को पॉजिटिव स्पिन देता है और कहता है कि ये सब निगोशिएशन स्किल्स और रेजिलियंस के साइन है। फेंगशी कहती है कि फैमिली डिस्कशन भी तो जरूरी है। इसी वक्त लिनियान प्रिंसेस से मिलता है, जो पीफी के ख्यालों में डूबी हुई थी। लिनियान डेजर्ट उसे देता है और पीफी का टॉपिक उठाता है। प्रिंसेस बताती है कि 5th मास्टर शाओ की कोई लव टोकन्स नहीं है, सिर्फ केस नोट्स हैं जो कि अभी लॉक्ड हैं। लिनियान ऑफर करता है कि वो नोट्स अपने पास रख लेगा। प्रिंसेस अग्री करती है और प्रॉमिस कर देती है कि अगर पीफी मान गया तो कोई भी रिवॉर्ड देगी। इसी वक्त लियू चैंग आता है और बताता है कि शेंस डिनर बंद है क्योंकि लियू वेंग ने शादी प्रपोज कर दी है। अब लिनियान को ये सुनकर एक शॉक लगता है और वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। डिनर में शाओवांग डिसीजन ले रही होती है। जियान जी उसे मना करता है। शाओवांग सोचती है कि लियू फेंग प्रैक्टिकल चॉइस है और शायद ये शादी उसकी इम्प्रॉपर फीलिंग्स को खत्म कर दे। तब तक लिनियान अचानक अंदर आता है। शाओवांग उसकी तरफ देखती है और वेडिंग केक्स एक्सेप्ट कर लेती है। लिनियान बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस उसे कन्फ्रंट करती है कि वो डरता है कन्फेस करने से, मगर लिनियान प्रिंसेस को कहता है कि शाओवांग को राइट है कि वो अपना पार्टनर खुद चूज करे। प्रिंसेस उसे कोवर्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। लिनियान अपने घर में वुडन स्लिप्स पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसका माइंड तो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था शाओवांग के थॉट से। तभी लियू चैंग भागता हुआ बहुत टेंशन के साथ वहाँ पर आता है और लिनियान को बताता है बाहर फेंग आया है शाओवांग से शादी की बात करने के लिए। लियू चैंग उसे कहता है अभी भी टाइम है, अपने दिल की बात शाओवांग को बता दो, मगर लिनियान बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होता। लियू चैंग उसे याद दिलाता है कि वो शाओवांग के लिए फीलिंग्स रखता है, तभी तो उसकी दी हुई हर चीज, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, संभाल कर रखता है। लियू चैंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है तो फिर एडमिट कर लो ना, लेकिन लिनियान सिर्फ स्लाइटली डिनाई करता है, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहा हो। उधर लियू फेंग शाओगुआंग से डायरेक्टली बात करता है अपने रिश्ते के लिए। वो अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टीज को डिटेल में शाओगुआंग को गिनवा रहा था। शाओगुआंग को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल यही बातें कही थी। उसे समझ आ जाता है कि वो दोनों मिसमैच हैं। चाहे लियू फेंग की इंटेंशंस बुरी ना हो, लेकिन यस करके वो दोबारा उसी पैटर्न में चली जाएगी। इसलिए वो कामली लियू फेंग को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि हमारी सोच और बैकग्राउंड दोनों ही मैच नहीं करते। फेंग कहता है कि वो टाइम ले सकती है, मगर शाओगुआंग पोलाइटली मना कर देती है। वो वेडिंग केक्स वापस लेने जाती है, लेकिन लियू चेंग पहले ही रेडी खड़ा हुआ था वहाँ पर केक्स लेकर। वहीं लिनयान भी प्रेजेंट था। उसके बाद लियू फेंग वहाँ से चला जाता है। अब लिनयान शाओगुआंग से बात करता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ रेड और चैप्ड हैं फ्रोस्ट बाइट की वजह से। शाओगुआंग बताती है ठंडे पानी में बर्तन धोने से ये हो जाते हैं। अब अपने एरा के डिशवॉशर के बारे में बताती है और डायग्राम भी ड्रॉ कर देती है ताकि लिनयान को सब समझ आए। साथ ही ये भी शेयर करती है कि डिशवॉशर लेना उसका बहुत बड़ा ड्रीम था, क्योंकि बचपन में वो लोग काफी गरीब थे और जब बड़ी होकर उसने अपनी अर्निंग से वो खरीदा तब तक वो यहाँ पर आ गए थे, इसलिए वो कभी डिशवॉशर यूज ही नहीं कर पाए। लिनयान समझ जाता है कि किसी चीज को खो देना कभी ना मिलने से ज्यादा पेनफुल होता है। शाओगुआंग थोड़ी ऑकवर्ड होकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में लिनयान डिसाइड करता है चुई फैमिली का नाम क्लियर होते ही शाओगुआंग को प्रपोज कर देगा। अगले दिन लिनयान पीफी के पास जाता है और उसे प्रिंसेस से मिलने के लिए मना लेता है। पीफी मान जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है प्रिंसेस के मेंशन में। प्रिंसेस और पीफी चेस खेल रहे होते हैं एक कंडीशन के साथ, जो भी गेम हारेगा उससे एक सवाल पूछा जाएगा। पीफी पहली बार हार जाता है। प्रिंसेस पूछती है कि वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करता है। पीफी अपनी मॉम के बारे में बताता है और उनके सेक्रीफाइस मेंशन करता है। वो दोबारा से हार जाता है। प्रिंसेस पूछती है कि वो सबसे ज्यादा हेट किसे करता है। पीफी कहता है कि मैं गिन नहीं सकता, बहुत लोग हैं। अब बारी होती है प्रिंसेस की, वो हार जाती है। पीफी उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज का रिग्रेट है। प्रिंसेस अपनी फोर्स मैरिज और कोमाटोस हस्बैंड के साथ बंधी हुई जिंदगी का दुख शेयर करती है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड पहले किसी और को पसंद करता था, लेकिन फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन दोनों की शादी एक दूसरे से करवा दी गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रिंस हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर गया और कोमा में चला गया। वो क्लियरली ये भी कहती है कि उसने प्रिंस को पॉइजन नहीं दिया क्योंकि वो कोई बुरा इंसान नहीं था। तब से वो ऐसी ही जिंदगी जी रही है। ये सीन सटली पीफी के इमोशंस को डीपेन करता है प्रिंसेस के लिए। अगले दिन प्रिंसेस अपनी शर्त के मुताबिक लिनयान को वुडन स्लिप का बॉक्स दिखाती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी चोरी हो चुका था। लिनयान फिंगरप्रिंट्स को नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ शाओगुआंग प्रिंसेस के मेंशन में एक न्यू डिश ट्राई करवा रही थी प्रिंसेस को, कैंडिड हॉथॉर्न। वो प्रिंसेस को काफी पसंद आते हैं। तभी लिनयान वहाँ पर आता है और मेंशन करता है फिंगरप्रिंट्स के बारे में। शाओगुआंग हेल्प करती है, शुगर की लेयर फिंगरप्रिंट्स पर डालकर सैंपल बना लेती है। अब जब सैंपल बन गई थी तो सब वर्कर्स को डिस्गाइज में बोनस देने के बहाने बुलाया जाता है और फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। एक वर्कर को अंदाजा हो जाता है कि वो पकड़ा जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स देने के बाद वो भागकर प्रिंस जाओ के पास जाता है और बताता है कि लिनयान को शक हो गया है। प्रिंस जाओ उस आदमी को मरवा देता है और दूसरी तरफ थीफ एक्सपोज हो जाता है। लिनयान ओरिजिनल स्लिप्स रिकवर कर लेता है। वुडन स्लिप पढ़ते हुए लिनयान को पता चलता है कि वो आदमी जाओ जुनजी था और अब चुई फैमिली के डिस्ट्रक्शन में प्रिंस जाओ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगुआंग की तरफ। लिनयान ने उसे सरप्राइज कर दिया था डिश वॉशर गिफ्ट देकर हैंड क्रैंक सिस्टम के साथ। शाओगुआंग काफी अमेज हो जाती है कि लिनयान इस एरा में ऐसी चीज कैसे बना सकता है। तभी वो लिनयान के हाथ पर स्क्रैच देखती है और कंसर्न हो जाती है। लिनयान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी परवाह है और क्या वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे पर। शाओगुआंग डिनर के बाहर खड़ी कैंडिड हॉथॉर्न्स के स्क्यूअर्स बेच रही होती है। वही न्यू कैंडी जो उसने प्रिंसेस को भी ट्राई करवाई थी। फुल फोकस के साथ अपने काम में मगन थी। एक छोटी सी कस्टमर वहाँ पर आती है और कैंडीज के बारे में पूछती है। शाओगुआंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और सबके प्राइस ही बताती है। नॉर्मल कैंडिड हॉथॉर्न 5 क्यान के होते हैं और स्पेशल ब्रेस्ट चिकन फीट के साथ बना होता है। फिर वो एक और वर्जन इंट्रोड्यूस करती है, स्पाइसी कैंडिड हॉथॉर्न, जो उसने स्पाइसी ग्लूटेन के साथ बनाया होता है। वो स्माइल के साथ बताती है कि ये उसकी नीस यांग यांग का फेवरेट है और कस्टमर को टेस्ट करने के लिए दे देती है। वो बच्ची जब टेस्ट करती है सरप्राइज के साथ कहती है कि ये तो बाहर से स्वीट और अंदर से स्पाइसी है। उसे बहुत पसंद आता है और वो फौरन से एक खरीद लेती है। साइड से लिनयान ये सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। वो मेल्ट शुगर की प्राइस को मेंशन करता है। शाओगुआंग उसे एक्सप्लेन करती है कि वो महंगी मेल्ट शुगर यूज नहीं करती बल्कि यांगजो की कैन शुगर यूज करती है, वो भी बहुत केयरफुली कम क्वांटिटी में। शाओगुआंग कहती है कि उसका दिल चाहता है योंगान के सारे बच्चे जिन्हें वो प्यार से लिटिल फ्रेंड्स कहती है स्वीट्स अफोर्ड कर सकें। लिनयान उनकी फैमिली की अजीब सी वोकैबुलरी से पहले ही काफी अमेज था। उसे ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लिटिल फ्रेंड्स। उसे लगता है जैसे ये लोग किसी और एरा से आए हैं, लेकिन फिर भी ये फीलिंग्स उसे अच्छी लगती हैं। वो पूछता है कि काश ये चीजें कभी चेंज ना हो, स्पेशली यू यानी शाओगुआंग।
वो उसकी हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन शाओगोंग पहले ही लिनयान को अवॉइड कर रही होती है। जब वो वहाँ से वापस मुड़कर जाने लगती है, लिनयान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर पूछने लगता है उसकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन शाओगोंग फिर से वहाँ से भाग जाती है बगैर जवाब दिए। डिनर के अंदर शाओगोंग का दिल काम में नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है। वो बाहर आकर अपनी स्टॉल चेक करती है और देखती है कि लिनयान ने सारी कैंडीज परफेक्टली सेट कर दी हैं। अब उसी वक्त स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। बर्फ गिरती देखकर शाओगोंग का मूड फाइनली थोड़ा ठीक हो गया था। तभी पूरी शेन फैमिली वापस आ जाती है। वो सब के सब यांग यांग का स्कूल देखने के लिए गए थे। बाद में पूरी शेन फैमिली बैठकर यांग यांग के लिए प्रॉपर स्कूल का अरेंजमेंट डिस्कस करती है। यांग यांग बाकी ट्यूटर से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी और जिद पकड़ लेती है कि उसे होंगवेन अकेडमी ही जाना है। शाओगोंग उसे समझाती है कि होंगवेन अकेडमी सिर्फ रॉयल्टी और नोबिलिटी के लिए होती है, उनके लिए एडमिशन बहुत मुश्किल है और ऊपर से वो सिर्फ बॉयज को एडमिट करते हैं। लेकिन यांग यांग अपनी बात पर टिकी रहती है। वो कहती है कि मिस्टर लिन एक ऑफिशियल हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। उसे उस अकेडमी का करिकुलम बहुत पसंद आता है, हॉर्समैनशिप, आर्चरी और वो सब चीजें जो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होती हैं। अब जियान जी कहता है कि यांग यांग का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, दूसरे बच्चों से मिलना और दुनिया को समझना भी। फिर फेंगशी मजाक में कहती है कि क्यों ना फिर उसे लड़का बनाकर भेज दिया जाए। ये बात सुनकर शाओगोंग थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये पॉसिबल हो। उसी दिन बाद में जियानशी और फेंगशी दोनों किचन में काम कर रहे थे, तभी वो अपनी अपनी गलती को एडमिट करते हैं। जियानशी कहता है कि सुशुई सिटी इंसिडेंट में उसका एटीट्यूड एरोगेंट हो गया था और उसी की वजह से फैमिली की जान खतरे में पड़ गई। वो मानता है कि योंगान आने के बाद उसने बहुत सी गलतियां समझी हैं, लेकिन फेंगशी कहती है कि चाहे वो गुस्सा बहुत करता हो, लेकिन हर डेंजरस मोमेंट में वो हमेशा फैमिली के लिए आगे खड़ा रहता है। दोनों थोड़ी सी प्यारी सी बहस करते हैं, कौन ज्यादा गलत था और कौन पहले चेंज करेगा। आखिर में फेंगशी कहती है कि सर्दी बढ़ चुकी है, इसलिए जियानशी को डिनर से निकलकर घर आने की परमिशन देती है। खुशी खुशी मान भी जाता है। इस तरह उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। शिफ्ट होता है शाओगोंग और शाओजी पर। वो शाओजी को लिनयान के बनाए हुए नए डिश वॉशर का इंट्रोडक्शन दे रही थी। शाओजी देखकर हैरान हो जाता है कि इस जमाने का आदमी कैसे ऐसी चीज बना सकता है। मजाक में वो कहता है कि शायद लिनयान भी टाइम ट्रेवल करके ही आया है। डिश वॉशर तो 1000 साल बाद इन्वेंट हुआ था। क्लैरिफाई करती है कि उसे बस एक मॉडर्न डिश वॉशर का कॉन्सेप्ट वर्बली बताया था, एक सैंपल स्केच बनाया था मेमोरी से, इसके बाद उसने ही बना दिया। शाओजी जेलस होता है और कहता है कि काश लिनयान उसके लिए भी एक रोबोट बना दे जो झाड़ू दे सके। थोड़ी देर बाद कुछ नोबल वुमेन्स डिनर पर आती हैं। वो बाहर बने स्नोमैन को देखकर इम्प्रेस हो रही थी और डिश वॉशर में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। वो सब ये सोच रही थी कि ये चीज जरूर शाओजी ने ही बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर शाओजी पोलाइटली क्रेडिट लेने से मना करता है और कहता है कि उसकी प्रायोरिटी उसका करियर और उसकी बेटी यांग यांग है। अब वो लेडी शाओगोंग की तरफ शिफ्ट होती हैं और पूछती हैं कि उसने अमीर लियू फेंग का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया और उसका आइडियल हस्बैंड कैसा होगा। शाओगोंग जवाब देते हुए वो क्वालिटीज बताती है जो उसे पसंद है और साथ कहती है कि शी लाइक्स समवन। ये कहते हुए वो लिनयान को याद करती है कि कैसे वो उस पर ट्रस्ट करता है, उसकी बात याद रखता है और कभी भी छोड़कर नहीं जाता। शाम को शाओगोंग अकेली कोर्ट यार्ड में बैठी होती है। खुद से पूछती है कि क्या वो वाकई लिनयान को पसंद करती है। ये बात पूरी की पूरी शेन फैमिली सुन लेती है। एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट में शाओगोंग बिना सोचे समझे पॉन्ड में जंप कर देती है। फैमिली फौरन उसे बाहर निकालती है। पूरी फैमिली उसे समझाती है कि इतनी ठंड में पॉन्ड में गिरना उसे काफी बीमार कर सकता है। जियानशी फौरन जिंजर मिल्क लेकर उसे पिलाता है। उधर लियू चैंग लिनयान को रिपोर्ट देता है कि पुराने केस में इन्वॉल्व सेकंड मास्टर जाओ असल में होंगवेन अकेडमी का जाओ जुनशी ही है। लिनयान बहुत गुस्सा होता है। जिस आदमी ने उसके क्लोज फ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगाया, आज वो टीचर कैसे बना हुआ है। वो लियू चैंग को कहता है कि जाओ जुनशी के करीब पहुंचने का कोई तरीका निकाले। तभी लियू चैंग कैजुअली मेंशन करता है कि शाओगोंग थोड़ी देर पहले कोर्ट यार्ड के पॉन्ड में गिर गई थी। ये सुनते ही लिनयान घबरा जाता है और बिना आउटर रोप पहने वहाँ से भाग जाता है। लियू चैंग को भी शौक लग जाता है कि प्रायोरिटीज कितनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। जियानशी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिनयान कहता है कि उसे शाओगोंग की टेंशन हो रही है। लाख रोकने के बावजूद भी वो सीधा रूम में चले जाता है। कमरे में वो देखता है कि शाओगोंग ब्लैंकेट्स में रैप्ड है और ठीक लग रही है। वो कहती है कि बस हल्का सा कोल्ड है और लिनयान से जाने को कहती है। वो पूरी फैमिली के बीच से गुजरता हुआ अंदर आता है, फिर अपॉलॉजी करता है। रूम में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। अब पूरी की पूरी फैमिली ये सोच रही थी कि बिना आउटर रोप के एक ऑफिशियल का ऐसे आ जाना ये प्रूफ करता है कि वो जरूर शाओगोंग को पसंद करता है। जियानशी डर जाता है अगर हिस्ट्री चेंज हो गई तो शायद पूरी फैमिली लाइन ही वैनिश हो जाए, क्योंकि लिनयान की शादी तो ओरिजिनल शेन एंसेस्टर से होनी चाहिए, शाओगोंग से नहीं। वो सभी लोग शाओगोंग से पूछते हैं कि क्या उसने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं की। शाओगोंग एक्सप्लेन करती है कि लिनयान के इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग इस एरा के नहीं है, उसकी एक्सपोजर लिमिटेड
एक्साइटेड है और वो उसकी मॉडर्न हैबिट से बस क्यूरियस है। और वो ये भी कहती है कि लेडी जिनवेंग इस जमाने के आइडियल्स के ज्यादा करीब है और नेचुरली लिनियान को अट्रैक्ट करेगी। जियांशी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि उन्हें यूशुई मैनर फौरन छोड़ देना चाहिए, डिस्टेंस ही बेस्ट सॉल्यूशन होगी। वो शाओजी को नया घर ढूंढने को कहता है। शाओजी अपनी इस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर मान जाता है। अब शाओजी चंगान एली में आ चुका था घर ढूंढने के लिए और एजेंट मिस दो से मिलता है। उसे देखते ही वो शॉक में आ जाता है। वो बिल्कुल उसकी एक्स वाइफ मे जैसी लगती है। उससे डिवोर्स के फ्लैशबैक हिट करते हैं। सोचता है कि शायद मे भी टाइम ट्रेवल करके आ चुकी है। पैनिक में वो उससे सवाल पर सवाल करता रहता है। मिस दू कंफ्यूज हो जाती हैं और उसकी अजीब हरकतों पर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की धमकी भी दे देती हैं। जब शाओजी को एक थप्पड़ लगता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये मे नहीं है, सिर्फ उसकी डॉपलहैंगर है। वो बहुत शर्मिंदा होता है, रिपीटेडली माफी मांगता है, अपना नाम, बैकग्राउंड और रेफरेंस सब कुछ दे देता है। मिस दू की सिंसियरिटी देखकर सॉफ्ट हो जाती है और समझ जाती है कि वो अपनी एक्स वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता था और उसे रिग्रेट है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बाद में फेंगशी लिनियान को बताती है कि वो लोग मूव कर रहे हैं। लिनियान पहले सोचता है कि शायद प्रिंस जाओ की डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फेंगशी क्लियर कर देती है असल इशू रूमर्स और स्कैंडल हैं। वो सीधा कहती है कि लिनियान और शाओगोंग एक गुड मैच नहीं है और उसे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिनियान शाओगोंग को ढूंढकर कन्फ्रंट करता है। शाओगोंग डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बहुत फॉर्मल हो जाती है। वो एग्जैजरेट टोन में कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी के कंसर्न की जरूरत नहीं है। वो कभी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रूल्स लाती है, कभी सीनियोरिटी का। आखिर जब लिनियान सच पूछता है तो शाओगोंग अपनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स और टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के प्रेशर में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एंड में वो सीधा कह देती है कि लिनियान उसे काफी अनोइंग लगता है। ये सुनकर लिनियान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो झुककर अपॉलॉजी करता है, कहता है कि उसकी सारी ओवर स्टेप्स उसकी गलती हैं और प्रॉमिस कर देता है कि अब से वो डिस्टेंस रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाओगोंग चाहती है। लिनियान को ऐसे देख के शाओगोंग को बहुत बुरा फील हो रहा था। शाओजी के पीछे पीछे शेन फैमिली अपने नए घर तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सबके चेहरे उतर जाते हैं। घर तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, दीवारें अधूरी, छत का काम पेंडिंग और रहने लायक बिल्कुल भी नहीं। जियांशी और फेंगशी दोनों को उसी वक्त रिग्रेट होता है कि इतना बड़ा डिसीजन शाओजी के हाथ क्यों दे दिया। तब पता चलता है कि ब्रोकर मिस जू उनका पूरा रेंट का पैसा स्कैम कर भाग चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात ये कि शाओजी तो अभी भी उस औरत का डिफेंस कर रहा होता है। वो कहता है कि मिस जू ने पहले बताया था कि उसकी बूढ़ी माँ है, छोटा सा बच्चा है और उसका हस्बैंड बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं उठाता। शाओजी को लगता है कि शायद वो मजबूरी में फ्रॉड कर रही होगी, सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। ये सुनकर तो फेंगशी का टेम्परेचर फुल हाई हो जाता है। गुस्से में बोलती है कि तुमने घर बगैर देखे पैसे कैसे दे दिए, सिर्फ इसलिए कि उस औरत ने ये कह दिया था कि आंधी से थोड़ा सा डैमेज हो गया है। फेंगशी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी अकल तो बिल्कुल गधे जैसी है और गुस्से में अनाउंस कर देती है कि वो कैपिटल प्रीफेक्चर जाकर केस फाइल करेगी, अब कोई मर्जी नहीं। शाओजी बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था, कहता है कि अथॉरिटीज इन्वॉल्व किए बगैर वो पैसे वापस लाकर दे देगा, लेकिन फेंगशी तो बिल्कुल फर्म होती है अपने डिसीजन पर। उधर कैपिटल प्रीफेक्चर में एक सब ऑर्डिनेट लिनियान को इन्फॉर्म कर देता है कि एजेंट फ्रॉड का केस फाइल हो चुका है। शेन फैमिली ने मिस जू के खिलाफ कंप्लेंट दी है और अमाउंट तो काफी ज्यादा है। केस हैंडल करने वाला ऑफिशियल लिनियान से इंस्ट्रक्शन मांगता है क्योंकि उसका शेन फैमिली से रिलेशन जो है। इसी वक्त लियू फेंग अपने फैमिली कनेक्शंस को यूज करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑफिस के जरिए मिस जू का एड्रेस प्रेस कर लेता है, जबकि बाकी एजेंट्स जानबूझकर इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे होते हैं। शेन फैमिली लियू फेंग के साथ मिस जू के घर पहुंच जाती है और फिर शेन फैमिली लियू फेंग के साथ मिस जू के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहले से ही कैपिटल प्रीफेक्चर के ऑफिशियल घर सील कर रहे होते हैं। कांस्टेबल चेंगू बताता है कि मिस जू ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है और उसे ट्रायल के लिए ले जाया जा चुका है। कैपिटल प्रीफेक्चर के अंदर शेन फैमिली मिस जू को देखती है तो यांग यांग अचानक से फ्रीज हो जाती है। उसे फौरन रियलाइज होता है मिस जू तो बिल्कुल उसकी बायोलॉजिकल मदर जैसी दिखती है और फिर सबको समझ आ जाता है कि शाओजी इतना आसानी से क्यों धोखा खा गया। शाओजी जो पहले ही इमोशनल था, लिनियान से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मिस दू एक वीक और हेल्पलेस वुमेन है जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उनको स्कैम करने के अलावा। तब लिनियान कामली सच बता देता है मिस दू कोई बेचारी नहीं है बल्कि एक नोटोरियस फ्रॉडस्टर है। वो लोगों को प्रॉपर्टी के झूठे रेट दिखाकर पैसा लूटती रहती है और असल में उसके पास एक बड़ा मेंशन, डजन्स ऑफ सर्वेंट और हिडन वेल्थ है। मिस दू भी एक्सेप्ट कर लेती है कि शाओजी उसे बहुत ज्यादा आसान लगा धोखा देने के लिए। वो बोलती है कि उसे लगा कि इतना सीधा साधा इंसान है तो फायदा उठा लेना चाहिए, लेकिन जब उसे जेल का ख्याल आता है वो पैनिक में आ जाती है। घुटनों पर बैठकर शाओजी से माफी मांगती है और पूरा पैसा भी वापस कर देती है। ये सीन शाओजी के दिमाग में एक पेनफुल फ्लैशबैक को ट्रिगर कर देता
देता है मे के साथ उसका ब्रेकअप। वो याद करता है कि कैसे वो मे के सामने गिर गिर कर माफी मांग रहा था, कह रहा था कि वो चेंज हो जाएगा, उसके नए पार्टनर से कम नहीं होगा, लेकिन मे सिर्फ इतना कहकर चली गई थी कि यांग यांग का ख्याल रखना। प्रेजेंट में वापस आते ही यांग यांग भी मिस दू को रोता देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी रिजेम्बलेंस मे से देखकर फॉरगिवनेस के लिए बोल देती है। फेंगशी और जियानजी अपने बच्चों की बात मानकर चार्जेस को ड्रॉप कर देते हैं। शाओजी अंदर से टूट चुका होता है, वो एक कमरे में चला जाता है और अपने आप को बंद कर देता है। बार बार बुद्धा स्टाइल बोलता रहता है, फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म। फैमिली उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। शाओवांग समझ जाती है कि असल में उसे रिजेम्बलेंस ने हर्ट किया है। यांग यांग रोती हुई अपने फादर से कहती है कि अगर वो ग्रेट हीरो नहीं बन सकता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी उस पर यकीन रखेगी। शाओजी इमोशनल होकर बाहर आता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बेटी को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाद में फेंगशी लिनयान का शुक्रिया अदा करती है। लिनयान ऑफर करता है कि घर ना मिले तो वो यूशुई मैनर वापस आ सकते हैं, लेकिन फेंगशी पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि वो सभी लोग अब रेस्टोरेंट में ही रहेंगे। लियू फेंग लिनयान के बिहेवियर से समझ जाता है कि उसे शाओवांग पसंद है और शाओवांग की फीलिंग्स भी म्यूचुअल ही रखती है। वो एक्सेप्ट कर चुका था कि उसका चेस करना बिल्कुल बेकार है और करियर पर फोकस करना ही उसके लिए सबसे बेहतर डिसीजन होगा। उधर चाओ रोंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है। फेक डेथ, मिसिंग सोल्जर्स और सबके लिंक सिर्फ प्रिंस जाओ तक जा रहे होते हैं। अब चाओ रोंग को काफी गुस्सा आ गया था। वो एम्पायर को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन लिनयान उसे कामली स्ट्रेटेजी समझाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में। जिंगवेंग आकर बताती है कि वो लिनयान से शादी करने का डिसीजन ले चुकी है, एक प्रैक्टिकल मैरिज की तरह। शाओगोंग उसे सपोर्ट कर रही थी, कह करके लिनयान एक ट्रस्टवर्दी आदमी है, लेकिन काफी पेन अपने अंदर छुपाई हुई थी। उसे जेलिसी और दुख दोनों हो रहे थे। और दूसरी साइड यांग यांग का एडमिशन होंगवेन एकेडमी में हो जाता है। रिवील होता है कि ये मिरेकल शाओजी के क्रेजी बेगिंग मेथड्स की वजह से हुआ है। शूज साफ करना, बुक्स धूप में रखना, ये सब लेबर वर्क करके उसकी बेटी का एडमिशन होंगवेन में हुआ है। लेकिन जब फैमिली खुशी मना रही होती है, शाओजी का एक लेटर मिलता है। वो लिखकर चला गया होता है कि वो हीरो बनने जा रहा है। मिस दू का पैसा यांग यांग के लिए छोड़कर चला जाता है। अब एंड में यांग यांग लिनयान को कैंडिड हॉथॉर्न देती है और होंगवेन एकेडमी के जरिए उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर करती है। लिनयान मना कर देता है बिकॉज ये काफी रिस्की है, लेकिन यांग यांग, शाओजी और फेंगशी सपोर्ट कर रहे थे इस डिसीजन को। यांग यांग एक्साइटेड होकर बोलती है कि लिनयान इज द कूलेस्ट और यहीं पर जाकर हमारी एपिसोड एंड हो जाती है।